नमस्कार, अटूट बंधन साहित्य संवाद में मैं वंदना वाजपेयी आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। विश्व पुस्तक मेला करीब है और ऐसे भी हम आज एक किताब के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसकी चर्चा करेंगे और जिसको पत्र दर पत्र खोलेंगे हमारे साथ आए हुए सम्मानित वक्तागण। उससे पहले क्योंकि बात किताबों की हो रही है, तो मैं अपना ही एक मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उड़ी है आज महफिल में महक फिर से किताबों की। उड़ी है आज महफिल में महक फिर से किताबों की, पुराने कुछ सवालों की, नए से कुछ जवाबों की। कथाओं में घुली गंगा उतरती स्वर्ग से फिर से। कथाओं में घुली गंगा उतरती स्वर्ग से फिर से, लुटाती शब्द बूंदों से हुकूमत फिर शबाबों की। तो शबाबों की हुकूमत लेकर के आज हम जिस किताब पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उस किताब का नाम है रुद्राक्ष नीला है और समुंदर काला। बहुत ही पोएटिक और बहुत ही खूबसूरत ये नाम है और इसके साथ-साथ वंदना गुप्ता जी का ये कहानी संग्रह आज के लिए चर्चा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जहाँ आज 104 पेज की पूरे उपन्यास आ जाते हैं, वहाँ ये पूरा भरा पूरा 198 पेज का संग्रह है, जो पाठक को पूरी तल्लीनता के साथ पढ़ने के लिए विवश करता है कि हमें पढ़ो और समझो कि देश दुनिया कितना बदल गया है। क्योंकि ये कहानियाँ केवल कहानियाँ नहीं होती हैं, वो हमारे बदलते हुए समाज का प्रतिबिंब होती हैं और इस संग्रह में उन्होंने हर जो बदलता हुआ समाज है, उसकी हर दस्तक को लाने का, दिखाने का पूरा प्रयास किया है। इसकी कहानियाँ में स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं और शोषित पुरुष भी हैं। इसके अलावा इसकी कहानियों में जो बाल विमर्श आया है, वो हमको कहीं न कहीं ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम विकास की दौड़ में जिस तरह से आगे भाग रहे हैं, उस दौड़ में भागते हुए हम किस तरीके से ये सोचें कि हमारे बच्चों के साथ कि जो है वो हम उनको समय ना दे करके एक ऐसा परिदृश्य खड़ा कर रहे हैं, जो परिवार के हित में नहीं है। तो संतुलन कहाँ पर है? इनकी कहानियों की खूबसूरती ये है कि ये कहीं न कहीं भी ये नहीं कहती कि समाज को इस तरह का होना चाहिए, बल्कि ये परिस्थितियाँ खड़ी कर देती हैं और बताती हैं कि समाज तुम सोचो कि तुम्हें किस तरीके का होना है। क्या तुम्हें एक ऐसा टूटा-फूटा परिवार के साथ विकास चाहिए या तुम्हें उस परिवार को समेटते हुए विकास चाहिए? इन कहानियों की खूबसूरती मुझे यहाँ पे नज़र आती है। इसके अलावा जैसे कि आजकल एक सशक्त स्त्री को खड़ा करा जाता है, ये सशक्त वृद्धा को खड़ा करती हैं और ये दिखाती हैं कि कहीं न कहीं एक वृद्ध स्त्री भी अपने परिवार में अपने समय को काटने का किस तरीके से सीख सकती है और दूसरों को दिशा दे सकती है, किस तरह से हम मानव से मानव की कड़ी बनाते हुए अपने समय को भी अच्छे से काट सकते हैं और हम केवल रोते नहीं रह सकते हैं, जैसे बुजुर्गों को शिकायत होती है कि बच्चे हमारे साथ नहीं बैठते हैं, रॉन्ग नंबर कहानी में ये सब मिलता है। इसके अलावा इनकी कहानियों में जो जितनी भी खूबसूरतियाँ हैं, चाहे वो दलदल कहानी हो, उसमें भी उन्होंने नया विषय उठाया है। कहानी पंखुड़ी गुलाब की, उसमें एक जो आजकल बच्चों को इतना एडिक्शन हो गया है रील्स का, उसमें जो पॉर्न रील्स देखने लगते हैं, उसमें बच्चों पे क्या असर पड़ता है, वो सारी चीज़ें लेकर के आती हैं। तो इस संग्रह को अगर मैं इस दृष्टि से देखती हूँ कि ये कहानियाँ जो हैं, वो इतना कुछ नई चीज़ें लेकर के आई है, इतने नए विषय उठाए हैं और उनको मजबूती से दमदार तरीके से प्रस्तुत किया है। हमारे वक्ता लोग बताएँगे आगे कि किस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए अपने वक्ताओं से को आमंत्रित करूँगी ताकि वो इन कहानियों की खूबसूरती को खोलें। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी वरिष्ठ वक्ता, वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय राजेश्वर वशिष्ठ जी को, जिन्होंने अ, जिनको आमंत्रित करने से पहले मैं उनका थोड़ा-सा परिचय ज़रूर देना चाहूँगी। हालाँकि परिचय तो सभी का मतलब कोई इतना आवश्यक नहीं है, सभी लोग एक मतलब कौन होगा जो उनको नहीं जानता होगा, लेकिन एक हम लोगों का ये एक तरीका होता है कि इसी के आधार पे कार्यक्रम को शुरू किया जाता है। तो आदरणीय राजेश्वर वशिष्ठ जी का जन्म भिवानी में हुआ। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं मुट्ठी भर लड़ाई उपन्यास 1983 में पुनः प्रकाशित, 2024 में पुनः प्रकाशित हुआ है। 1983 का उपन्यास है जो 2024 में पुनः प्रकाशित हुआ है। सुनो वाल्मीकि कविता संग्रह 2015 गुजराती भाषा में अनुदित एवं प्रकाशित। सोनागाछी की मुस्कान कविता संग्रह 2016 अगस्त के महानायक श्री राम खंड काव्य 2017 पुनः प्रकाशित 2023। प्रेम का पंचतंत्र प्रेम टिप्पणियां 2018 याज्ञसेनी
उपन्यास 2018, पुनः प्रकाशित 2021। देवता नहीं कर सकते प्रेम कविता संग्रह 2019, कवि का बयान स्वचयनित कविताओं का संग्रह 2021, कुछ तो कहो कबीर कविता संग्रह, युद्ध सिर्फ सरहदों पर नहीं होते कविता संग्रह, प्रजातंत्र में कबूतर कविता संग्रह, ध्रुव तारा कभी अस्त नहीं होता कहानी संग्रह, सूरज की बाट चयनित कविताओं का सुनीता करोथवाल द्वारा हरियाणवी भाषांतरण, बाबा साहेब के बुद्ध चरित्र तथा मिथिला की भूमि सुता उपन्यास, समकाल की आवाज राजेश्वर वशिष्ठ चयनित कविताएं 2023, कविता देशांतर कनाडा की कविताओं का हिंदी अनुवाद 2024, पेंगुइन और रॉयल कोलिंस के लिए अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। आपको कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है या कई सम्मान आपकी वजह से सम्मानित हुए हैं। सुनो वाल्मीकि कविता संग्रह को हरियाणवी साहित्य अकादमी द्वारा 2015 का श्रेष्ठ काव्य कृति सम्मान, अगस्त के महानायक श्रीराम पुस्तक पर अखिल हिंदी साहित्य सभा नासिक द्वारा 2018 का साहित्य आराधना सम्मान, कविता के क्षेत्र में श्रेष्ठ लेखन के लिए ओम शांति साहित्य सम्मान 2024 तथा कला ग्राम द्वारा 2024 का कला निधि सम्मान, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का 2022 का हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान हेतु 2.5 लाख रुपए का बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान। तो बहुत ही आदर के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आइए और इस पुस्तक की कहानियों पर अपनी बात रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना लंबा चौड़ा परिचय देकर आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया है, लेकिन एक औपचारिकता है, चलिए मैं कृतज्ञ हूँ। देखिए, वंदना गुप्ता जी को मैं आज से नहीं अनेक वर्षों से जानता हूँ, और जब हम किसी साहित्यकार की कविता को, कहानी को या उपन्यास को पढ़ते हैं तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का बहुत बड़ा रोल होता है उन सारी चीजों के लिखने के लिए, उन सबके लिखने के पीछे। और मैं जानता हूं वंदना जी मनोविज्ञान को, व्यक्ति के मनोविज्ञान को, चाहे किसी भी उसकी स्टेज हो, चाहे वो बाल मनोविज्ञान की बात हो, एक विधवा स्त्री का मनोविज्ञान हो, एक वृद्ध स्त्री का मनोविज्ञान हो, या एक सामान्य बड़ी हो रही लड़की का, नौकरी करने वाली महिला का मनोविज्ञान हो, उसकी पारंगत हैं और उसकी डिफरेंट लेयर्स को वो बखूबी देखना जानती हैं, और इन सारे अपने अनुभवों का उन्होंने अपनी कहानियों में भरपूर उपयोग किया है। ये तो आपने पहले ही बताया कि अपने आप में बड़ा ही सेहतमंद कहानी संग्रह है, लगभग 200 पृष्ठों का, जिसमें मैं समझता हूं लगभग 13-14 कहानियां हैं, जो अपने आप में काफी लंबी भी हैं और पढ़ते समय पाठक के धैर्य की परीक्षा भी कभी-कभी लेती प्रतीत होती हैं। बहरहाल, मैं जो कहानियां मुझे महत्वपूर्ण लगी हैं और उन कहानियों पर मेरी नजर गई है, उनको लेकर मैंने कुछ नोट्स ले लिए हैं, क्योंकि इतनी सारी कहानियों को उस तरीके से याद रखना तो बड़ा मुश्किल काम होगा। सबसे पहली कहानी सोने का पेन। इस कहानी को मैंने पहले भी पढ़ा था और इस संग्रह में मुझे इसे पढ़ने का मौका मिला। बाल मनोविज्ञान पर एक बहुत ही अच्छी, बढ़िया कहानी है, जहां बच्चे चाहते हैं कि किस तरीके से उन्हें माँ बाप का साहचर्य मिले, लेकिन माँ बाप की स्थिति कभी-कभी इतनी विचित्र होती है कि अपनी नौकरी के कारण या अपनी अन्य परिस्थितियों के कारण वे बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाते। बच्चों को ननिहाल में छोड़ना पड़ता है। मेरा अपना खुद का अनुभव ये है, मेरा पूरा 10वीं क्लास तक का अध्ययन अपने ननिहाल में रहा, तो मैं इस बात को समझ सकता हूं कि माता-पिता का कभी-कभी आना कितना महत्वपूर्ण होता है। आप वहां बड़े तो हो रहे होते हैं, आपको पूरा प्रेम भी मिल रहा होता है, लेकिन आप कहीं मिस करते हैं। माता-पिता में शायद एक बात है, जो बात नाना-नानी बहुत पूरा प्रेम देने के बावजूद भी शायद दे नहीं पाते। और यहाँ जो बच्ची है सृष्टि, इस बात को ये भी महसूस करती है, स्कूल में भी ये महसूस करती है कि लोगों के माता-पिता पीटी एटसेट्रा में आते हैं, तो इनके माता-पिता नहीं आ पाते हैं। हालांकि मुझे थोड़ा-सा अजीब ये लगता है कि वंदना जी ने उनको बहुत ही बुरी तरह से बांध दिया है। वे पता नहीं कितनी खतरनाक नौकरी में हैं कि वे बिल्कुल भी झाँक नहीं पाते हैं। बच्ची जब बीमार होती है तभी आ पाते हैं। खैर, बहरहाल ये तो पात्र के गठन का तरीका है। चाहे उन्हें जैसे भी बांधा, वे शायद किसी ऐसी बड़ी सेवा में है, किसी गुप्तचर सेवा में, किसी पुलिस या सेना से जुड़ी किस तरह की सेवा में है, जहां आना-जाना शायद बहुत आसान नहीं है। बहरहाल, बच्ची जब बहुत बीमार हो जाती है, तो जब वे अस्पताल में उसे देखने के लिए आते हैं,
तो शायद कहीं एक बात ये आ जाती है कि अगर वो कक्षा में प्रथम आएगी तो वे उसके पास आएंगे, उससे मिलेंगे, उसके दोस्तों को बुलाकर एक पार्टी देंगे। और देखिए एक चेंज ओवर होता है, बहुत बार प्रोत्साहन भी मिलता है और ऐसा नहीं है, बच्ची बड़े सामान्य तरीके से अपने पठन पाठन में पूरा ध्यान देना शुरू कर देती है और अच्छे से पढ़ाई करती है। लेकिन यहाँ एक राज की बात है जो अंत तक नहीं खुलती। बच्ची पूरा अध्ययन करने के बावजूद, पूरा ध्यान देने के बावजूद भी शायद इस स्थिति में नहीं है कि पुरस्कार के रूप में सोने का पेन पा सके। लेकिन बच्चे बहुत चतुर होते हैं, वो ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर लेती है कि अपने एक मित्र का सोने का पेन पहले से ही संभाल के कहीं छिपा के रख लेती है और अपना जो पुरस्कार उसे मिला होता है, शायद वो प्रथम पुरस्कार नहीं होगा, जो भी पुरस्कार रहा, लेकिन उस पुरस्कार में सोने का पेन नहीं है। तो किसी तरीके से उस सोने के पेन को मैनेज करके ये जाहिर करती है कि उसे सोने का पेन मिल गया है। लेकिन बाद में भेद खुलता है और पिता ये जान जाते हैं कि सोने के पेन पर उस दूसरी बिटिया का नाम, जिसके माता पिता को वो आमंत्रित करते हैं, उसका नाम लिखा हुआ देख लेते हैं। तो एक बड़ी ही, कहना चाहिए, बड़ी स्वाभाविक स्थिति है बच्चे माता पिता का प्रेम पाने के लिए। कहना चाहिए इसे, अब मैं बच्चे ने किया इसलिए अपराध तो क्या कहूं, लेकिन वो ऐसे काम भी कर जाते हैं जो उन्हें सामान्यतः नहीं करने चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बढ़िया वेल निट कहानी है, जिस कहानी में बच्चे के मनोविज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है और शायद थोड़ा बहुत माता पिता की विवशता का वर्णन भी इसमें मिलता है। और अंत में किस तरीके से पिता शॉक हो जाते हैं जब ये देखते हैं कि उनकी बेटी ने दूसरे बच्चे का पेन चुरा कर ही ये यानी दिखाया है कि उसे सोने का पेन मिला है। तो अपने आप में बहुत बांधने वाली, बहुत बढ़िया कहानी है। उसके बाद एक कहानी है अधूरे खतों की मुकम्मल दास्तां। दो पात्र हैं, वर्तमान और अतीत, कहानी चलती है। तो कुल मिलाकर एक प्रेम की एब्स्ट्रैक्ट सी कथा है, जिसे पाठक पढ़ ले तो काफी है। मैं समझता हूं ये कहानी आपको कहानी के तौर पे बांधे तो रखती है, लेकिन कहीं बहुत स्पष्ट तरीके से पहुंचाने में मेरी दृष्टि में कहानी बहुत बड़ा रोल नहीं निभा पाती। इसके बाद एक अच्छी कहानी है जो बाल शोषण पर आधारित है, सुहानी पंखुड़ी गुलाब की। ये आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है और आप ये पाएंगे लड़कियों के साथ जब बलात्कार होते हैं, लड़कियों के साथ जब इस तरह के व्यवहार होते हैं, तो आमतौर पर परिवार के लोग ही उसमें पार्टी होते हैं। परिवार के लोगों के द्वारा चाचा, मामा, उनके बेटे, उनकी बेटियां, इस तरह की स्थितियां परिवारों में देखने को मिलती हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक बार मैंने भी अपने परिवार में दूर किसी से जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ऐसा होता है एक स्त्री से। तो उसने बताया हाँ, कि मेरे मामा के लड़के ने, जब मैं बड़ी हो रही थी, शायद 8वीं 9वीं क्लास में थी, हम मामा के यहाँ गए हुए थे और मामा के लड़के ने रात में मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। और मैंने अगले दिन ये बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने कहा चुप रहो, बदनामी होगी, यहाँ हम आए हैं, बस तुम कल से मेरे साथ सोना शुरू कर दो। तो आमतौर पे स्थितियां ये होती हैं कि हम जो व्यक्ति अपराध करते हैं उन्हें हम कोई सजा भी नहीं दे पाते और परिवारों में इस तरह की दिक्कतें बहुत बुरी तरह से आती हैं। और मेहुल भी 4 साल की सुहानी के साथ यही करता है। उसे कंट्रोल करने के लिए, उस पर एक तरह का नियंत्रण करने के लिए उसे पॉर्न कंटेंट दिखाना शुरू करता है और बाद में किसी तरीके से एक मनोचिकित्सक के माध्यम से उसे छुटकारा मिलता है। लेकिन तकलीफदेह सवाल जो कहानी के अंत तक खड़ा रह जाता है कि मेहुल को क्या कोई सजा मिली? मेहुल को कोई सजा नहीं मिलती। हम में से कितने ही पुरुष जो इस तरह के अपराध करते हैं, बच्चियों को, महिलाओं को छू जाते हैं, वे उसे झेल कर रह जाती हैं। हमारा हमारा एक माहौल इस तरह का बना हुआ है, पारिवारिक और सामाजिक, कि स्त्रियां आमतौर पर चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती हैं। उन्हें लगता है अगर वे चुप रहेंगी तो बदनामी नहीं होगी। लेकिन किस तरह की यंत्रणा उन्हें झेलनी पड़ती है, ये अपने आप में एक बहुत ही दुखद स्थिति है। और मैं समझता हूं सुहानी एक उपलब्धि है। यानी पहली कहानी के बाद मैं इस कहानी को एक महत्वपूर्ण कहानी मानता हूं, जिस कहानी को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। रॉन्ग नंबर की चर्चा तो वंदना जी ने भी आरंभ में कर ही दी। एक बूढ़ी स्त्री किस तरीके से अपने आप को पूरे उस माहौल में फिट करती है जहां किसी के पास उसके लिए समय नहीं है। कहानी तब बनती है जब वो अचानक अपनी हियरिंग एड मिसप्लेस कर देती है, कहीं रख कर भूल जाती है, तब स्थितियां उत्पन्न होती हैं और हर व्यक्ति को लगता है कि ये बोलती क्यों है, इतना ऊंचा क्यों बोलती है। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है। आमतौर पे होता ये है, अगर आपको कम सुनने लगेगा तो चूंकि आप भी अपनी आवाज को ठीक से नहीं सुन पाते, इसलिए आप अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगे और उस वॉल्यूम के बढ़ाने से बहुत सारी दिक्कतें आसपास के लोगों को होती हैं।
ये सारी स्थितियां इसमें आती हैं। इसी तरह से दलदल भी एक ऐसे पुरुष की कहानी है। यहां भी मानव मनोविज्ञान को समझने की बात है, जो किशोरावस्था में बलात्कार कर लेता है, और उस बलात्कार का मैं नहीं समझता किशोरावस्था में उसने कोई आनंद लिया होगा। वो करने के लिए किया गया अपराध था जो उसके मन पर एक ऐसी छाप छोड़ देता है कि वो जीवन भर सही तरीके से शारीरिक संबंध स्त्री के साथ नहीं बना पाता। जेल से छूट जाता है, परिवार स्वीकार नहीं करता, और उसके बाद की स्थिति में भी जब वो विवाह कर लेता है, तब भी बाद में वो स्त्री को सुख नहीं दे पाता, और किसी तरीके से उसके परिवार को सुखी रखकर ही अपना बोझ उतारने की कोशिश करता है, और मरने से पहले अपनी पत्नी को ये बता देता है कि किस तरीके से उसके साथ ऐसा हुआ था। इस तरह के घटनाक्रम हमारे जीवन में बहुत बार आते हैं। एक और घटनाक्रम मुझे याद आता है जो मेरे अपने जीवन में जाना हुआ घटनाक्रम है। मेरे एक मिलने वाले व्यक्ति थे। जैसा लड़कियों के साथ होता है, ऐसा कई बार बोर्डिंग स्कूल में लड़कों के साथ भी हो जाता है। लड़कों के साथ भी इस तरह के पार्श्विक संबंध बना लिए जाते हैं, और एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, और आप देखिए, कहने को उस व्यक्ति का विवाह भी हो गया, कहने को उस व्यक्ति की संतान भी उत्पन्न हो गई, लेकिन वह व्यक्ति कभी भी सेक्स में पूरी तरह से आनंद ले ही नहीं पाया। तो इस तरह की स्थितियां बहुत अजीब होती हैं, और ये हमारे आसपास के माहौल में पाई जाती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जिसको वंदना जी ने लिखा है, और एक ऐसे व्यक्ति को स्वर दिया है जिनकी तकलीफें इस दौर से गुजरती हैं। इसके बाद शून्य से एक सफर, आप उसे कहानी मान लीजिए, लेकिन मुझे लगता है शून्य से एक सफर कहानी नहीं है। शून्य से एक सफर तो रिपोर्टाज है। आप कुरुक्षेत्र घूमने के लिए जाती हैं, और कुरुक्षेत्र में आप बातचीत करती हैं, एक रिपोर्टाज को आपने कहानी के रूप में डाल दिया है। ठीक है, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। कई बार यात्रा संस्मरण, रिपोर्टाज, कहानी अपने आप में घुल मिल जाने वाली चीजें होती हैं। आपने वहां पे महाभारत के पात्रों से भी उसको जोड़ लिया है, तो ये अपने आप में एक अच्छी संरचना बन जाती है। इसी तरह से एक कहानी है, और हर श्रृंगार सूख गया। भाई के बेटे को गोद लेने के बाद भी विश्वासघात की क्या क्या परिस्थितियां होती हैं, और वो लड़का हवेली तक बेच देने की स्थिति उत्पन्न कर देता है। ऐसी घटनाएं भी हमारे आसपास होती हैं। आमतौर पे जब बच्चे गोद लिए जाते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। गारंटी तो खैर अपने पैदा किए हुए बच्चों की भी नहीं होती कि वे क्या करेंगे, लेकिन इस तरह की दिक्कतें होती हैं। व्यक्ति ठीक से समझ नहीं पाता, और उन्हें पूरा प्रेम देने के बाद भी ये चाहता है कि किसी तरीके से उसके साथ विश्वासघात ना हो, उसका जीवन इस बच्चे के साथ साथ अच्छे तरीके से चले, लेकिन चल नहीं पाता। एक दुखद स्थिति है, और इस कहानी में बहुत ही अच्छे तरीके से इसे व्यक्त किया गया है। और अब वे जिंदा नहीं रही, एक डिप्रेशन में आई महिला की कथा है जो सचमुच पठनीय है। कहानी मुझे महत्वपूर्ण लगती है, करवटों ने बदल दी जिंदगी। ये बिल्कुल एक ऐसा नया विषय है जिस पर आमतौर पे मेरी जानकारी में कोई कहानी अभी तक नहीं आई। ऐसा तो आमतौर पे होता है। पुरुष हूं मैं, इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। पुरुष को सही मायने में प्लेजर ही बहुत बार तब मिलता है जब उसका सेक्स बड़ा दानवीय होता है। वो जानवर बनने की कोशिश करता है, और इस जानवर बनने का शिकार बनना पड़ता है महिला को। और इसी स्थिति में एक महिला है जिसके 4 बच्चे हैं। होता यह है कि मुझे लगता है बच्चे भी 4 हो गए हैं। शायद उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स रहे होंगे, लेकिन महिला विवाहित है, उन बच्चों की शादियां भी हो जाती है, और ऐसी स्थिति में पति एक दिन कोर्ट का सम्मन उसके पास आता है, जहां इस बात का उस पर आरोप लगाया गया है कि वह अपने पति को शारीरिक सुख नहीं दे पा रही है, जो एक पति का अधिकार है। यहां थोड़ी सी बात मुझे चकित करती है, लेकिन कहानी बुनने के लिए शायद ये जरूरी है, और ऐसा करना जरूरी भी है। मुझे तो ये लगा कि अपने आप में कि वो जब पत्र आया था तो अपनी मित्र के पास उस पत्र को ले जाने से अच्छा ये होता अपने बेटे और बहुओं को बिठा के, और उस व्यक्ति को भी बिठा के उसकी करतूत सामने रख दी जाती, लेकिन इस तरह से कहानी खत्म हो जाती। लेकिन कहानी को आगे बुने जाने के लिए शायद वह स्थिति बहुत जरूरी थी। किस तरीके से अपनी मित्र के साथ जाकर कोर्ट के चक्कर लगते हैं, और अंततोगत्वा वो कहानी लीक होती है एक अखबार में छपने के माध्यम से। लेकिन इसके बावजूद दुखद स्थिति यह है कि वे परिवार के लोग, पुत्र पुत्रियां भी अपनी मां को स्वीकार नहीं कर पाते। आमतौर पे बहुत बड़ी सच्चाई भी है। कोई भी बेटा या बहुएं बिल्कुल ये नहीं चाहेंगी कि सास इस उम्र में जाके मुंह खोले और परिवार की बदनामी हो। अच्छी स्थिति है, मजबूत महिला उसे दिखाया गया है, वो अंत में अकेले ही अपना संघर्ष करती है। तो ये अपने आप में मेरी नजर में एक बहुत अच्छी कहानी है। बहुत अच्छी कहानी पीड़ा की पीठ पर लिखा एक नाम भी है। पीड़ा की पीठ पर लिखा नाम एक ऐसे 2
बूढ़े व्यक्तियों को दिखाया जाता है समुद्र के किनारे पर, जहां एक व्यक्ति एक बुढ़िया को व्हील चेयर पर बिठाकर लेके जाता है और वे लोग बात नहीं करते हैं। लेखिका उन सबको देख रही होती है और चकित हो रही होती है कि क्या हो रहा है। कुल मिलाकर आगे जाकर वार्तालाप चलता है और वार्तालाप के माध्यम से ये पता लगता है कि किस तरीके से स्त्री ने अपने परिवार को खो दिया है, किस तरीके से पुरुष ने अपने परिवार को खो दिया है। और एक बात जो अंत में पता लगती है, जो शायद नहीं भी होती तब भी चलता, लेकिन एक बड़ा संदेश देने के लिए शायद इस बात को रेखांकित किया गया कि वे दोनों व्यक्ति जो है वो हिंदू है और स्त्री मुसलमान है। इसके बावजूद वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हुए पूना से अपना मकान बेचकर मुंबई आ जाते हैं। और इस तरीके से कहानी को बड़े अच्छे तरीके से बुना जाता है। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी कहानी है। इसके बाद मेरी चॉइस मेरा अधिकार भी एक अच्छी कहानी है, जिसमें किस तरीके से शायद कोरोना डेज का समय रहा होगा, सारा का सारा ऑफिस किसी एक रिसोर्ट में चला जाता है, वहां रहने लगते हैं और एक लड़की के साथ 4 लोग बलात्कार कर लेते हैं और लड़की गर्भवती हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कोई बच्चा पैदा किया जाए या ना किया जाए, ये अधिकार तो स्त्री का होना चाहिए। एक बलात्कारी के गर्भ को लेकर उस बच्चे को स्त्री जन्म नहीं देना चाहेगी। हाँ, इस कहानी में थोड़ी दिक्कत यह है, शायद डिप्रेशन की वजह से कैसे हुआ, आखिर इतना समय क्यों चला गया, 20 सप्ताह का समय क्यों चला गया। 20 सप्ताह से पहले भी तो किस दिन जाके उसका एबॉर्शन कराया जा सकता था। खैर, कहानी बुनने में वो स्थितियां हैं अपने आप में, तो चलिए वो महत्वपूर्ण स्थिति है। लेकिन यहां मैं पूरी तरह से इस बात का समर्थन करूंगा कि स्त्री को यह अधिकार होना चाहिए कि किस संतान को जन्म देना चाहती है और किस संतान को जन्म नहीं देना चाहती। आफ्टर ऑल, अगर उस समय में एबॉर्शन कराया जाता है तो उसकी अपनी जान को जोखिम है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश देती हुई अच्छी कहानी है। इसके बाद रुद्राक्ष नीला है और समंदर काला है, इसकी चर्चा मुझे करनी पड़ेगी। इसका सारा परिवेश दिल्ली के दंगों के समय का है। क्षमा चाहूंगा, दिल्ली के दंगों के समय का परिवेश है और उस परिवेश में किस तरीके से हमारा ताना बाना समाज का टूटता है, खंडित होता है, मुश्किलें पैदा होती हैं। मौसमी एक पत्रकार है, बहुत बड़ी मुश्किल से महानगरों में रहना लड़कियों का बड़ा जटिल है, देर रात तक आती है, मुश्किल से खाना खा के सोती है और अगले दिन सुबह सुबह मैसेज मिलता है कि आ जाइए। कहीं दंगा हुआ है, कहीं किसी व्यक्ति का घर जल गया है। ये सारी परिस्थितियां चलती रहती हैं, जिसमें सारा एक पूरा राजनेताओं का कॉकस होता है, मीडिया का रोल होता है, किस तरीके से चीजों को भड़काते हैं और खराब करते हैं। तो इस नजरिए से रुद्राक्ष नीला है और समंदर काला है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, जो हमारे पूरे समय की एक स्लाइस है। हमारे समय का कोई, मैं समझता हूं, रूप ऐसा नहीं है जो इस कहानी में ना हो। हमारी पॉलिटिक्स है, हमारा समाज है, किस तरीके से हमारे बीच में भाईचारा बन सकता है या नहीं बन सकता है, उसकी स्थितियां हैं। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। तो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहूंगा, इस संग्रह को पढ़ना अपने आप में एक अद्भुत अद्भुत अनुभव था। संग्रह बहुत बड़ा है, कहानियां बहुत ज्यादा हैं और इस तरीके से इस पर बात करना अपने आप में एक बड़ा काम है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, जितना कुछ मैं इन कहानियों को जान समझ पाया मैंने आपके सामने अपनी राय दी है। अपने आप में बहुत अच्छी कहानियां हैं। एक बात कहना चाहूंगा, जिसके कहने का कोई अर्थ नहीं, लिखे जाने के बाद कहना नहीं चाहिए। इन कहानियों में थोड़ा सा, लगभग हर कहानियों में, वंदना जी की, मुझे बड़े संकोच से बात कह रहा हूं, शब्द व्यय बहुत अधिक है। ये सारी कहानियां यूं कि जो कि त्यों रहते हुए भी लगभग 30-40 पृष्ठ कम में भी समा सकती थी और ऐसा ही प्रभाव छोड़ सकती थी। ये मेरी अपनी निजी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन जो लिखा गया सो लिखा गया, वो तो अंकित हो गया है, उसका अपना महत्व है और उसे हम सलाम करते हैं। नमस्कार। बहुत आभार आपका। आपने बहुत बारीकी से एक कहानी पे अपनी बात रखी और विस्तार से हर कहानी को खोला और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि एक कहानी पे हम लोग आपके विचारों से अवगत हुए। अब मैं अगले वक्ता को बुलाना चाहूँगी, जो कि निर्देश निधि जी हैं। और निर्देश निधि जी को बुलाने से पहले उनका थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूँगी। आपने MA MPhil किया हुआ है इतिहास में। लेखन की मुख्य विधाएं कहानी, कविता, संस्मरण, यात्रा संस्मरण आदि हैं। कहानी संग्रह, झान वादन,
2017 में प्रकाशित हुआ। 2023 में इसका दूसरा संस्करण परिवर्तित शीर्षक शेष विहार के नाम से। सरोगेट मदर एक कहानी, अगला कहानी संग्रह है। काव्य संग्रह नदी नीलकंठ नहीं होती है, जो 2023 में प्रकाशित हुआ। इस काव्य संग्रह पर शोध जारी है। नदी नीलकंठ नहीं होती काव्य संग्रह साहित्य तक के बुक कैफे में 2023 की टॉप 10 पुस्तकों में शामिल रह चुका है। और इसके अलावा इसे जयपुर साहित्य संगीति से भी पुरस्कार मिला हुआ है। इसके अलावा सांस्कृतिक निर्देशक शोध द्वारा प्रशिक्षण केंद्र से फेलोशिप करी है। और हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा शेष विहार कहानी पर नाटक हुआ है। बुलंद प्रभाव साहित्यिक त्रैमासिकी में उप संपादक, कलकत्ता से प्रकाशित हिंदी साहित्यिक पत्रिका नया साहित्य निबंध में सहायक संपादन का भी कार्य किया हुआ है। आकाशवाणी में निरंतर कहानियों का प्रसारण होता रहता है। कई कहानी और कविता संकलनों में और संस्मरण कहानियां प्रकाशित हैं। गद्य कोश, कविता कोश, ई पत्रिकाओं में भी कहानियां और रचनाएं प्रकाशित हैं। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में मॉरिशस में जो हुआ था उसमें आपने भाग लिया है। अनेक रचनाएं पंजाबी, बांग्ला, मराठी, भोजपुरी, अंग्रेजी में अनुदित हैं। दूरदर्शन में साक्षात्कार वगैरह भी आपके प्रसारित हुए हैं। और जो पहला कहानी संग्रह है उसका मराठी में भी अनुवाद हुआ है। कई अन्य पुरस्कार आपको कई सारे मिले हैं, जिसमें कई अन्य पुरस्कारों के अतिरिक्त जो अभी हाल में मिला है और बड़ा ही कथा साहित्य का एक बड़ा महत्वपूर्ण पुरस्कार है, रमाकांत पुरस्कार। वो मैं ही आई हूँ बाबा नामक कहानी पे मिला हुआ है। जीका जी कहानी पर विटामिन जिंदगी का प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। तो बहुत सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ, आइए निर्देश निधि जी और इस कहानी संग्रह पर अपनी बात रखिए। धन्यवाद वंदना जी, बहुत सारा परिचय दिया और सभी को मेरा नमस्कार, जितने लोग भी सुन रहे हैं या हमें देख रहे हैं। जब हम एक ही कहानी संग्रह पे कई वक्ता बोलते हैं तो लगभग एक जैसी ही बातें हो जाती हैं। सोने का पेन कहानी है। सोने का पेन कहानी वशिष्ठ जी ने बहुत कुछ बता ही दिया है इसके बारे में, लेकिन ये एक बहुत बड़ा संदेश देती है ये कहानी कि अगर हम सक्षम नहीं है तो फिर क्या, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा काबू रखें। और इस तरह अगर बच्चे करने हैं तो उनके लिए समय भी निकालना होगा, अदरवाइज उन्हें एक तरह की चोरी ही है, वो अपराध ही है। वशिष्ठ जी ने कहा कि बच्चे ने किया है तो अपराध है, लेकिन अपराध बच्चों का भी होता ही है। बचपन से ये अपराधी होता है या तो नहीं होता है। तो ये एक तरह का झूठ, चोरी, अपराध है। तो ये बहुत बड़ा संदेश देती है ये कहानी। और चाहे नाना नानी कितना भी प्यार क्यों ना कर रही हो, चाहे किसी भी तरह से कितनी भी सुविधाएं क्यों ना दे रहे हो, कितनी भी अच्छे स्कूल में उन्हें क्यों ना पढ़ाया जा रहा हो किसी बच्चे को, लेकिन माता पिता की प्यार का तो कोई स्थानापन्न है नहीं ना। तो बच्चे अपने पेरेंट्स को तरफ से, हाँ ये मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा कि इतना बिल्कुल ही समय नहीं है उनके पास। कभी तो बच्चे के पास आकर रह सकते हैं, कभी तो उसे ले जा सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल समय नहीं निकाल पाते। पर होगा कोई इस तरह का राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा उनका कोई ओहदा है, जिससे कि वो इससे एक बात और इसमें हम देखें तो स्कूल में सोने का पेन हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे समय में कोई अच्छा इतना बड़ा उपहार हमें कभी दिया जा सकता है। आजकल के स्कूल इतने ज्यादा रिच हो गए हैं, इतना पैसा पेरेंट्स से ही इतना ज्यादा उलीच लेते हैं कि सोने का पेन दे सकते हैं। तो इस तरह से इस कहानी में ये भी दिखाया है, वंदना जी ने इनडायरेक्टली दिखाया है कि स्कूलों की धन संपन्न, कि स्कूल कितने धन संपन्न है। बच्ची बड़ी ईर्ष्या से देखती है, या उसे बहुत इच्छा होती है कि सबकी मम्मियाँ आती हैं, सबके पापा आते हैं, उसकी मम्मी सब ये भी देखते हैं कि उसकी मम्मी ने क्या ड्रेस पहनी है, उसकी मम्मी ने कैसे नाखून बनाए हुए, बड़ा बारीकी से। वंदना जी की बहुत विशेषता है इस पूरे संग्रह में, जो मैं कहूंगी कि ये स्त्री पीड़ा की कहानियां हैं या उसके शोषण की कहानी है, या तो वो बाल बच्ची है, या तो उसमें प्रौढ़ा है, या तो वो एक वृद्धा स्त्री भी है। इस तरह से ये सारी कहानियां जो है वंदना जी की बहुत बड़े संदेश देती हैं। और इस तरह से मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें जो संदेश जाता है, सबसे बड़ा इस पूरी कहानी को बुनने का एक ही जो वंदना जी का उद्देश्य रहा होगा वो यही होगा कि अगर माता पिता किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो कृपया उन्हें समय भी दीजिए। दूसरी कहानी है कि सुहानी पंखुड़ी गुलाब की। एक डिबेट हो रही है, लड़की किसी विषय पर बोल रही है, लोग सोच रहे हैं पता नहीं ये सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, कहीं से पढ़ा हुआ है, लेकिन
ये उसका अपना शोषण हुआ है, इसलिए वो इतनी सच्चाई से बोल पा रही है। आपने जैसा कि बताया कि मेहुल है, मौसी का बेटा है। ये हमारे लिए बड़े अफ़सोस की बात है कि जब भी शोषण होता है तो 80-90% हमारे घरों से ही होता है, क्योंकि बहुत ईज़िली अवेलेबल होती है बच्ची या महिला या लड़की जो भी है, और इतनी ईज़िली अवेलेबल होने की वजह से लड़के या पुरुष जो भी है कर पाते हैं। और बच्ची क्या होती है, शर्म के मारे कह ही नहीं पाती, क्योंकि बच्ची के पास, छोटी बच्ची के पास तो इतना शब्दकोश ही नहीं है। उसे विरोध करने का तरीका नहीं मालूम है, किस किन किन शब्दों में विरोध किया जाए, किस तरह विरोध किया जाए, मैं किसे बताऊँ? तो ये बड़ा और घर के मौसी के भाड़ कि मैंने एक अपना संस्मरण लिखा था, तो उसमें मेरे मौसी का बेटा मुझे रोकता है इस तरह के किसी काम कोई किताब पढ़ने से रोकता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली रही थी, जबकि लोगों के घर में किस तरह के पुरुष होते हैं। मैं वंदना जी की एक बात और कहूँगी, वंदना जी की ज़्यादातर कहानियों में एक सहेली ज़रूर है। इसमें भी रमा देवी की जो बच्ची की माँ है, रमा देवी, उनकी एक अंतरंग सहेली है जिससे वो डिस्कस करती है। आजकल ऐसी सहेलियाँ मुश्किल है जैसे वंदना जी के पास है। बहुत मतलब हम लोग अगर किसी सहेली को बहुत अंतरंग बातें बता देंगे तो शायद हो सकता है कल हमें उसका मज़ाक ही सुनने को मिल जाए, ये है। तो जो फिर ख़ैर उस लड़की को बहुत तोड़-फोड़ करना शुरू कर देती है, घर में शोर-शराबा करना शुरू कर देती है, तो समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। मेहुल को बुलाया जाता है, मेहुल उसकी मौसी का बेटा। बचपन से उसे खिलाता रहा है, बहुत सुंदर रही है कहानी, बहुत सुंदर थी, उसे बचपन से खिलाता रहा है, तो वो कहीं भी उसके हाथ-वाथ लग जाते हैं, तो बच्ची तो नहीं समझ पाती। मुझे एक ऐसी घटना याद आती है जिसमें कि मैंने किसी बच्ची के शोषण पर सुना, उसके पिता उसका शोषण करते थे, उसके दादा उसका शोषण करते थे। ये बहुत ही अफ़सोस के साथ और शर्म के साथ मैं कह रही हूँ। जब बच्ची से पूछा कि तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? तुम्हें नहीं पता लगा? तो बच्ची ने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो ये सोचती थी कि सबके पापा इसी तरह प्यार करते होंगे। कितनी मासूम होते हैं छोटे बच्चे, और इस तरह उनके साथ करने वाला, तो मुझे ये घटना कभी भूलती नहीं है उस बच्चे के साथ हुई। तो यही मुझे इसमें सुहानी और मेहुल का लगा। खैर वो मानसिक रूप से बहुत बुरी तरह परेशान हो जाती है और उसको फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर उससे सब कुछ दोस्ती से पूछती है, पूछने के बाद उसका ट्रीटमेंट होता है, वो ठीक हो जाती है। और धूर्तता देखिए मेहुल की, कि शादी हो गई है मेहुल की खुद की, और बच्ची भी एक ठीक हो गई है, बड़ी हो गई है, तब भी प्रयास करता रहता है उसको मॉलेस्ट करने की। तो इस तरह की ये बड़ा, इसमें एक आधुनिक जो तकनीक है, वंदना जी के माध्यम से अगर हम ये जानते हैं कि आधुनिक तकनीक की बहुत बुरी तरह इन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है। उसका एक दुष्परिणाम उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। तो इस तरह से इस कहानी का भी संदेश है कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, घर का कितना भी पुरुष, हम यही सोच लेते हैं, अरे ये तो अच्छा है, मतलब हमारे घर का पुरुष है, ये थोड़ी ना ऐसा करेगा। परंतु ऐसा होता है कि वो भी करते हैं, घर के पुरुष ही करते हैं आरंभ तो। और दूसरी कहानी है कि रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर के बारे में बता ही चुके हैं कि बहुत बुजुर्ग महिलाएँ हैं। कहानी तो बता ही चुके हैं कि थोड़ा ऊँचा सुनती हैं तो बहुत वॉल्यूम ज़्यादा होता है। हम हमेशा बच्चों की गलती बता देते हैं, वंदना जी इसमें ये भी दिखा रही हैं कि सिर्फ़ बच्चों की गलती नहीं होती है। जब इतनी ज़ोर-ज़ोर से वॉल्यूम है या वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से बातें कर रही हैं, टीवी चल रहा है, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? छोटे-छोटे फ्लैट्स हैं, बड़े शहरों में बहुत छोटे फ्लैट्स हैं, तो उसमें एक कोने में बोली हुई बात सारे घर में फैल जाती है। तो वो अपनी दादी को हर बार बोलता रहता है कि इन्हें धीरे बोलने को बोलो, लेकिन वो समझती नहीं है क्योंकि वो बूढ़ी महिलाएँ हैं। और अंत में ये खुलता है राज कि वो इतनी अकेली हैं कि हस्बैंड तो उनके रहे नहीं, वो इतनी अकेली हैं कि वो किसी को भी फ़ोन करती हैं, रैंडम कोई भी नंबर लेती हैं और जो भी उनके जैसा कोई होता है, उससे बात करना वो शुरू कर देती हैं। तो इसमें मैं इस कहानी में जो मैं कहना चाहूँगी, बहुत लंबा नहीं मैं बोलूँगी, तो इस कहानी में मैं कहना चाहूँगी कि ये कहानी बुजुर्गों को भी एक संदेश देती है कि आप लोग बच्चों को गलत साबित मत करते रहिए, उनको भी ज़रूरत है एक शांति की, जिससे कि वो पढ़ सकें या अपना काम कर सकें, और हर वक़्त किसी की बातें सुनते रहने का मन भी नहीं होता है। तो इसलिए बुजुर्गों के लिए भी बहुत ज़रूरत है कि वो बहुत ध्यान रखें। दलदल एक कहानी है जिसमें किशोर अपराध करता है, किसी लड़की का यौन शोषण करते हैं और उसे मार डालते हैं 4 लोग मिलकर।
तो नेचुरली उसको इस तरह से हो जाना स्वाभाविक है कि मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाए और वो किसी स्त्री से अपनी पत्नी से भी मतलब संबंध ना बना पाए। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है कुछ, तो थोड़ा-सा चलता है। हृदय परिवर्तन की कहानी है। हृदय परिवर्तन होते हैं, डाकू चोरों के, बलात्कारियों के, सबके होते हैं। तो इस कहानी में ये है। इसमें शायद मैं कह सकती हूँ कि वंदना जी संदेश दे रही हैं किसी युवाओं को कि भई ऐसा काम करो ही नहीं जिससे कि तुम हमेशा के लिए बीमार पड़ जाओ। अंत में मर ही जाता है, बचता भी नहीं है। शून्य से एक का सफ़र, एक दृश्य से संवाद। ये तो मुझे वाक़ई एक कहानी नहीं लगती, ये क्या अवतार करता है, ये रिपोर्ट आ सकती है। परंतु हाँ, इसे अगर हम जानकारी की दृष्टि से पढ़ें तो बहुत अच्छी हमको जानकारी मिलती है और जिस तरह से वो कहानी में जोड़ती हैं इसको, वो बहुत अच्छी तरह से करती हैं। तो बड़ी अच्छी लंबी कहानी है। कहानियाँ सभी लंबी हैं और ये भी इसमें भी इसमें भी एक सहेली ज़रूर है वंदना जी की, जिसके साथ वो जाती हैं और घर से निकालती हैं। वो सहेली उनको उस बंद घर से निकालती है कि बाहर चलो, बाहर की ज़िंदगी देखो। और जब वो घरेलू महिला बाहर जाती हैं, तो देखती हैं कि हाँ, बाहर जाने से तो बहुत कुछ मिलता है, तो वो अपना नज़रिया बदल देती हैं घर में बंद रहने का। और हरसिंगार छूट गया। जब भी हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं, निसंतान तो कोई हो भी सकता है, जब भी बच्चे को गोद लेते हैं तो संदेश देती है कहानी कि कभी भी उसे ये मत बताइए कि उसे असली पेरेंट कौन है। क्योंकि आपने क्या लेना देना कौन है, किसके लिए आपने उसको, आपको उसे संभाल के रखना है अपने लिए, आपने उसे अपना बच्चा बनाया है, तो आप ये क्यों करना चाहते हैं, उसे क्यों बताना चाहते हैं फला के बेटे हो या फला की बेटी हो। जब हम किसी बच्चे को अपने पास रखते हैं तो फिर वो हमारा अपना बच्चा है, उसे बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर बता दिया है तो फिर वो भी एक्सट्रीम पर चला गया है, उसने भी सारा घर-वर सब बेच दिया है, उनको बूढ़े आदमी को बिल्कुल असहाय छोड़ दिया है। तो यही मुझे लगता है इस कहानी, वंदना जी की हर कहानी में कोई ना कोई संदेश ज़रूर है। इस कहानी में भी अगर हम ध्यान से देखें तो यही संदेश है कि जब हम बच्चे को किसी को अपने पास रखते हैं तो कभी हम उसे ये ना बताएँ। क्योंकि जिस दिन हमने बच्चे को ये बताया कि तुम फलाँ के बच्चे हो, उसी दिन से वो हमारा बच्चा नहीं, वो पराया बच्चा हो गया, चाहे वो कोई भी हो। तो क्योंकि नहीं, वो फीलिंग ही नहीं आएगी। इसमें मुझे एक गोविंदा की एक फ़िल्म याद आती है कि जिस दिन उसे बता दिया गया, वो बड़ा हो जाता है, वो हमेशा नखरे करता रहता है माँ के साथ, लेकिन जिस दिन बड़ा हो जाता है और उसे बता दिया जाता है, किसी ने बता दिया कि तुम उनके बेटे हो ही नहीं, तो फिर वो बहुत औपचारिक हो जाता है। तो ये स्वाभाविक है कि वो बच्चा अपना रहता ही नहीं है और वह ज़िंदा नहीं रही। सामान्य यूँ तो इनमें नायक और नायिका की बहुत लव मैरिज होती है, बहुत प्यार रहा होता है, लेकिन जैसे ही बच्चे हो जाते हैं और नायक भी मैच्योर हो जाता है, तब इतनी इन्वॉल्व हो जाती है घर के कामों में महिला और इतना उसको इग्नोर करते हैं घरवाले। अक्सर ऐसा होता है, जब हम घर के काम करना शुरू कर देते हैं, तो लोग हमें नौकर ही समझ लेते हैं कि ये तो घर के काम करने के लिए है। तो अपनी वैल्यू दिखाना बहुत ज़रूरी है किसी भी महिला या किसी भी पुरुष के लिए, मुझे ये लगता है। इतना डिप्रेशन आ जाता है उसे कि वो आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती है बिल्कुल और कोशिश कर ही लेती, बच जाती है किसी तरह। लेकिन बचने की बात भी वंदना जी का यहाँ एक प्रश्न है कि मरने के लिए साँसें बंद होना ही ज़रूरी है क्या? वाक़ई, मरने के लिए साँसें बंद होना ही ज़रूरी नहीं है। आदमी जीते जी भी मरे हुए से रह सकता है। ये उसी की कहानी है। तो यहाँ परिवार जब बाद में जागता है, पति को बाद में ध्यान आता है कि मैंने इतना इग्नोर किया, तो अगर पहले से ही वो ध्यान रखते, अगर पहले से ही बेटियाँ या बच्चे ध्यान रखते, तो शायद ऐसा होता ही नहीं। करवटों में बदलती ज़िंदगी, ये अविनाश और प्रज्ञा की कहानी है, 2 बुज़ुर्ग हैं दोनों। ये वाक़ई एक नया विषय है, शायद कहीं न कहीं वंदना जी ने इसे देखा होगा, तभी इसको अपनी कहानी के पात्र उन्होंने लिए हैं ये। यहाँ भी इस कहानी में भी प्रज्ञा जी के एक प्रगाढ़ मित्र हैं। हर कहानी में कहीं न कहीं उन्हें अच्छे मित्र हैं उनके। तो यहाँ भी वो जब बहुत अजीब-सी कहानी है, मतलब इस स्टेज पर आकर ओशो जी कह रहे थे कि अपने बहू से, बेटे-बहू से कहते आदमी संकोच करता है, कहाँ बच्चों को ये बात बताएगा। अभी हमारा समाज उतना खुला नहीं है, हालाँकि बताना चाहिए था, ये बात सही है।
लेकिन अधिकतर महिलाएं या अधिकतर पुरुष बहुत संकोच में रहते हैं और जो शारीरिक संबंधों की बातें होती हैं वो हम लोग खुलकर नहीं कर पाते हैं। तो यही रहा होगा प्रज्ञा के साथ भी, वो अपने घर वालों से नहीं बता पाई, जितना हो सका उतना वो छिपाती रही है। पहले बात छिपी रहती है, परंतु चूंकि मीडिया के हाथ कुछ भी लग जाए तो फिर तो कुछ छिप नहीं सकता है। तो ये एक मेंटल रेप का एक केस है, कहानी उसके ऊपर है, जो कि एक विषय नया है वैसे, लेकिन और एक इसमें है कि मेनोपॉज के बाद बलात्कार की संज्ञा नहीं दी जा सकती किसी जबरदस्ती को। ये मुझे पता नहीं था, ये इस कहानी में ही मैंने जाना कि ऐसा है। तो वंदना जी की कहानियां, विषय तो उनके अच्छे होते हैं, उसमें बहुत सारी जानकारी भी तरह तरह की होती है। इसमें मुझे लगता है कि ये बड़ा क्रिटिकल विषय है, हालांकि वशिष्ठ जी ने इस पे क्लियर करके पुरुष का दृष्टिकोण रखा। दोनों की ही समस्या है, मैं समझती हूँ पुरुष की भी समस्या है कि अगर स्त्री उनका सहयोग नहीं कर रही है, और स्त्री का अगर मन नहीं है तो उसकी भी समस्या है। तो पता नहीं इसका, मैं थोड़ी डाइट हूँ, इसका क्या निर्णय होना चाहिए। पीड़ा की पीठ पर लिखा नाम, ये एक कहानी है। इसमें वही दो लोग हैं, शायद कोविड का जिक्र नहीं है, लेकिन शायद कोविड का ही समय है जब दोनों ने अपने परिवारों को खो दिया। पीड़ा की पीठ पर लिखा नाम, शबनम और शिवांग, और शायद वंदना जी ने अपना, मेरी आवाज मुझे ही लौट कर आ रही है, कुछ अब हुआ? नहीं है। ओके। तो इसमें दो नितांत अकेले लोग हैं, जो पुरुष है वो तो मरने ही जा रहा है, शिवांग। वो देखता है कि अरे ये स्त्री, उसको एक्सीडेंट हो गया, तो उसको उठाकर उसको ट्रीटमेंट कराता है और फिर उससे ही ऐसा अटैचमेंट हो जाता है। हालांकि वो अपाहिज हो चुकी है, ऐसा करना बहुत मुश्किल काम है किसी भी पुरुष के लिए या किसी भी स्त्री के अनजान के लिए। अपने लोगों के लिए तो सभी करते हैं, परंतु ये पुरुष उनको उठा लेता है, उनका ट्रीटमेंट कराता है, अपाहिज हो चुकी हैं, चेयर पर बैठा रहता है, तो नित्य कर्म भी वो पुरुष ही कराता है। ये काफी बड़ी महानता की काम है। कहानी बहुत मार्मिक है, क्योंकि जिस तरह से, वही मैं कह रही हूँ, कोविड की कहानी है, इस तरह से जिस तरह से लोग चले गए हैं, इसमें इस कहानी में वंदना जी बैलेंस साधती हैं। जहाँ पुरुष को बहुत खराब दिखाती हैं, जहाँ मेहुल है या जहाँ वो लड़का है जिसने बलात्कार किया है वो है, तो वहां ये एक पुरुष है, उसे बैलेंस साधती हैं। और यहाँ एक अच्छा पुरुष वो यहाँ पे कहानी में देते हैं। ऐसा नहीं एक तरफा ही सब हो रहा है। ये है मेरी चॉइस, मेरा अधिकार। सब लोग ऑफिस का नया साल मनाने के लिए कहीं गए हुए हैं और एक जगह, और वहाँ एक आजकल तो सभी लड़कियां ड्रिंक तो करती ही हैं, लड़के लड़कियां सभी। तो लड़कियों के साथ शायद वर्जना यही रही है कि तुम मत करो ऐसे काम, क्योंकि लड़कियां इस तरह ड्रिंक करने के बाद जब फंसती लड़की ही है, तो शायद बड़े लोग इसी तरह मना करते हैं, इसीलिए मना करते हैं कि आप ये काम मत करो, ज्यादा पीना पाना मत करो, बहको मत। इसमें लड़की बहुत ज्यादा शराब पी लेती है। तो मुझे एक बात अजीब सी लगी कि इतना खाली, मतलब अकेलेपन में उसको बिना अंदर से दरवाजा लॉक कराए या बाहर से लॉक किए उसको ऐसे सारे साथी उसको कैसे छोड़ाए। मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, मतलब साथियों की गैर जिम्मेदारी थी। शायद सभी मस्ती के मूड में हो रहे होंगे, तो सभी ने, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि ये भी हो सकता है क्या। तो जो होटल के कर्मचारी ही होते हैं, वो चारों कर्मचारी उसके साथ बारी बारी से करते हैं बलात्कार। तो इसमें भी एक वरना जी एक जानकारी देती है कि 20 हफ्ते, वशिष्ठ जी ने ठीक कहा था कि 20 हफ्ते तक उसका ध्यान नहीं जाता। शायद ये ध्यान नहीं होगा अपनी इस परेशानी में, लड़ाई में, ये ध्यान ही नहीं गया, अपने शरीर के ऊपर उसका ध्यान नहीं गया लड़की का, और इतना सारा समय उसका निकल गया। तो एक बताती है कि 20 हफ्ते में थोड़ा क्या तो मना होती ही है, खैर, लेकिन एक वरना जी ये भी क्लॉज इसमें रखती है कि 12 वर्ष की जो बच्ची होती है उसका तो हम करा सकते हैं, लेकिन बड़ी स्त्रियों का या बड़ी लड़कियों का नहीं करा पाते हैं, नहीं करा सकते हैं। तो लड़की यही दलील देती है कि उसका तो शरीर और भी कमजोर होता है, उसका क्यों करा सकते हैं, हमारा बड़े लड़कियों का क्यों नहीं करा सकते। यहाँ एक बहुत ही, मतलब कोर्ट का भी अजीब सा इनह्यूमन, एक मैं कहूंगी, किसी बलात्कारी के बच्चे को कोई अपने घर में क्यों पालेगी बच्ची।
और बच्चे से तो प्यार हो ही जाएगा, किसी बलात्कारी के बच्चे को क्यों पालेगी वो, क्यों जन्म देगी उसे? ये तो उसका नासूर उसके लिए हो जाएगा। तो मुझे कोर्ट का ये फैसला, मुझे ये एक केस हुआ था बीच में, बहुत उछला था, शायद उसके बाद ये कहानी लिखी गई होगी। तो मेरा ये, और इसमें बड़ी अच्छी बातें वल्ला जी कहती हैं, 2-4 डायलॉग जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं, मतलब बहुत खराब वाक्य थे, जैसे लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं, अंत में, कहानी के अंत में वो होती है, लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं, या कपड़े दोषी होते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी दलील दे देते हैं, लड़कियां ऐसे कपड़े पहन कर जाती हैं, ठीक है, लड़कियां, बड़ी लड़कियां ये कपड़े, लेकिन 4 साल की बच्ची या 2 साल की बच्ची कौन से ऐसे कपड़े पहन लेती है जिसकी वजह से बलात्कार होता है उनका? तो ये बड़ा अच्छा वंदना जी यहाँ पर देती हैं 2-3 चीजें। अ, और वो तो मैं बता ही रही थी कि मेनोपॉज के बाद बलात्कार की संज्ञा नहीं दी जाती है, ये भी इस कहानी में है। इनके सारे प्रश्न, ये तीनों चारों प्रश्न इनके बड़े महत्वपूर्ण है इस कहानी में, और ये सारी कहानियां संदेश देती हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई युवा लड़की इस कहानी को पढ़ेगी तो शायद इतना ड्रिंक ना करे, इतना ड्रिंक करे तो शायद इस तरह अकेले कमरे में उसे उसके साथी भी ना छोड़ कर आए। और अच्छी कहानी है, और रुद्राक्ष नीला है और समंदर काला, ये कहानी सांप्रदायिकता पे है। अभी पिछले दिनों एक विवाद चल रहा था कि स्त्रियां सांप्रदायिकता पे और राजनीतिक विषयों पर कहानियां नहीं लिखती हैं, वरना जी ये बैरियर तोड़ती हैं। यहाँ सांप्रदायिकता पर कहानी है, बहुत मारधाड़ हो रही है, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को मार रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। एक लड़की है रिपोर्टर, जिसके माध्यम से ये कहानी चलती है, और इसमें वंदना जी बड़ा बहुत जल्दी से एक सपना देख लेती है सामाजिक सौहार्द का, जो कि जरूरी है। और सामाजिक, एक दो संप्रदाय की नहीं, हम तो, हमारी तो एक दृष्टि वसुधैव कुटुंबकम की है। तो एक संदेश इसमें भी वंदना जी का है। वंदना जी के विषय मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक कहानी किस्तें चुका रहा हूँ, वही फिर एक अच्छा आदमी यहाँ आ जाता है। अभी तक बुरे लोग रहे हैं, एक बुरे पुरुष रहे हैं, लेकिन इसमें किस्तें चुका रहा हूँ, मनोज और रीमा की कहानी है ये। दोनों की शादी होती है, मनोज को नहीं मालूम है कि उसकी शादी के समय उसके माता पिता ने कोई लिस्ट दी थी दहेज की, उसकी पत्नी को, उसके पति के घर वालों को, सॉरी, पत्नी को नहीं। और वो पूरी लिस्ट का सामान, बहुत सारा सामान उनके घर में आया था, ये मनोज को नहीं पता। एक तो ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि मनोज को क्यों नहीं पता था, पर हो सकता है पेरेंट्स ने छिपाए रखा हो, नहीं बताया हो। 2 बेटियां हो गई हैं मनोज की, लेकिन रीमा है कि रीमा ने बिल्कुल भी अपने आप को, मतलब, दबंग महिला के रूप में रखा है। कोई काम नहीं करना, सारे काम मनोज करता है। शादी के अगले दिन ही मनोज चाय बना रहा होता है, तो माँ कहती है कि तू क्यों चाय बना रहा है, तो वो बनाएगी, बोले नहीं नहीं मैं ही बनाता हूँ, क्योंकि वो बनाएगी ही नहीं, उसने मना किया हुआ है। उसने कहा इसकी तो मैं पे कर चुकी है वो जैसे पहले ही, तो वो कोई काम करती नहीं है। मनोज एक अच्छा पोस्ट पर पहुंच गया है, मुझे ये भी थोड़ा सा इसमें कहानी में अजीब लगा। मनोज अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया है, लेकिन वही खाना भी बना रहा है, घर के सारे काम वही करता है। मुझे थोड़ा बेवकूफ लगा एक किसी हेल्पर को रख सकता था काम के लिए, कोई कामवाली रख सकता था, तो खैर उसने नहीं रखा, जैसा पता नहीं क्या उसकी। लेकिन हाँ, उसकी पत्नी रीमा कोई काम नहीं करती है, और लड़कियां पूछती हैं कि आप हमेशा, मतलब आप ही क्यों करते हो, ये क्यों नहीं कर सकती? तो मनोज इतना सहनशील और इतना अच्छा इंसान है कि वो कहता है नहीं बेटा, मैं ही करूंगा, मैं किस्तें चुका रहा हूँ। क्योंकि वो लड़की पूछती है कि हर बात यही क्यों कह देते हो आप कि मैं किस्तें चुका रहा हूँ, किस्तें चुका रहा हूँ? तो वो बताता है कि इस तरह से मेरे घर वालों ने जो दहेज मांगा था, मैं उसकी किस्तें चुका रहा हूँ, ये इसलिए तुम्हारी माँ कुछ भी नहीं करती है। लेकिन यहाँ एक स्त्री को भी उन्होंने दिखाया है कि स्त्री भी बहुत कठोर हृदय की हो सकती है, और वो कुछ बेटियों का भी उसे कुछ पता नहीं है, वो भी सब पिता को ही पता होता है। अगर कोई चाबी खो गई है तो भी पिता को ही पता होगी, या कुछ और समस्या है तो भी पिता को ही पता होगी, माँ को नहीं पता होती, क्योंकि माँ तो सजती धजती है और निकल जाती है अपने कार्यों पर। तो इस तरह से वंदना जी की कहानियां हैं। ये सब स्त्री सरोकारों की कहानियां हैं। अधिकतर कहानियों में कोई ना कोई संदेश, सभी कहानियों में संदेश तो सभी कहानियों में कोई ना कोई है। वरना जी विषय अच्छे उठाती हूँ,
मैं अंत में यही कहना चाहूंगी। और स्त्रियों के अधिकारों की पैरोकार हैं, तो अंत में मैं अपनी बात यही विराम दूंगी। और अच्छी कहानियां मुझे लगी हैं, अच्छा संग्रह है। धन्यवाद वंदना जी, हमें ये संदेश देने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका, आपने हर कहानी पे बात रखी और इतनी खूबसूरती से हर कहानी के पक्ष को प्रस्तुत किया है। और जैसा कि आपने कहा ना, किस्तें चुका रहा हूँ, तो कई पुरुष ऐसे होते हैं जो बहुत संकल्प लिए होते हैं कि मैं दहेज नहीं लूंगा। अब उनके आत्मसम्मान को जब उन्हीं के परिवार ने चोट लगाई, तो उसने ये निर्णय ले लिया कि नहीं, अब मैं इस तकलीफ को सहूंगा। वो उनका सेल्फ हार्मिंग मोड में भले ही आ गया, लेकिन उसका अपना संकल्प था कि अब मैं, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन जब मेरे परिवार ने ये गलती करी है तो उसकी सजा मैं ही भुगतूंगा। तो बहुत मतलब उसने अपने को तकलीफ देते हुए अपनी पत्नी क्या, हाँ, पत्नी का ये जरूर कैरेक्टर, और आजकल हो भी रहा है। आखिरकार आजकल कई स्त्रियां ऐसी आ गई हैं जो बहुत ही घर परिवार की उपेक्षा करने लगी हैं। जैसे अभी कहीं सुन रहे थे कि अब स्त्री तत्व तो कम होता जा रहा है, यानी जो सहनशीलता है वो स्त्री में भी, पुरुष में तो कम थी ही, उसको संस्कारित करने की जगह स्त्री में भी सहनशीलता कम होती जा रही। तो उसी का एक उदाहरण है। और ये पुरुष पीड़ा की कहानियों में भी मतलब इसको लिया जा सकता है कि पुरुष खुद ही अपने संकल्प को लेता है। एक आदर्श पुरुष है जो संकल्प लेता है और निभाता है और तकलीफ झेलता है। सोने का पेन कहानी, जैसा सभी ने कहा, मुझे बहुत ही अच्छी लगी कहानी। और उस कहानी में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि जो वंदना जी ने माता पिता की समस्याएं अलग दिखाई, बच्चे का मनोविज्ञान अलग दिखाया और छोड़ दिया कहानी को पाठक के लिए कि अब आप फैसला करिए कि क्या हम इस दौड़ के साथ अपने बच्चों के प्रति न्याय कर रहे हैं, क्योंकि जीवन संतुलन है। अभी जो है बहुत ज्यादा ये विवाद चला था कि इतने 90 आवर्स जो है वो काम करने का जो है विवाद चला था, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत होती है। तो ये नौकरियां जो भी हो, 90 घंटे अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो वो, चाहे वो उसी शहर में रह रहा हो, बच्चे को कितना समय दे पाएगा। इसलिए बड़ा विवाद हुआ था। और उस विवाद का ये कहानी एक सटीक उत्तर देती है। भले ही वो किसी और सेवा में हो, यहाँ पर इंजीनियर है, इंजीनियर 90 घंटे अगर अपने जॉब को दे रहा है तो बच्चे को कब समय देगा, अगर माता पिता दोनों इंजीनियर है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि लड़कियों को जॉब छोड़ देना चाहिए। तो ये बात वो नहीं कहती हैं कि लड़कियों को छोड़ देना चाहिए या पिता को छोड़ देना चाहिए, एक को छोड़ देना चाहिए। हमें इस वर्क लाइफ बैलेंस को बनाने के लिए जो कंपनियों से बात करनी होगी, हमें इस वर्क लाइफ बैलेंस को बनाने के लिए उन नौकरियों से को देखना होगा कि इन नौकरियों में आखिर इतना शोषण क्यों हो रहा है। अभी किसी इंजीनियर की ही बात थी, उसके नया जॉब लगा है, तो उन लोगों के आवर्स काउंट होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही वो मतलब टॉयलेट करने के लिए भी जा रहा है तो अपना कंप्यूटर ऑफ करता है। 5 मिनट का जो टॉयलेट जाने का समय है वो भी कट होता है उसके वर्किंग आवर्स से। तो जब इतना प्रेशर पेरेंट्स झेल रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात है, ये केवल इस कहानी का मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा हो जाता है कि हम नौकरियों में नौकर ना बना लें कि बच्चे को देने के लिए बिल्कुल भी समय बचे ही ना हो, ताकि इस तरह के बच्चे, सोने का पेन जो भले ही उसने अपने माता पिता के प्यार पाने के लिए, उनका समय पाने के लिए चुराया है, लेकिन यहीं से उसके शोषण की दास्तान भी शुरू हो सकती है। कहानी यहाँ पे रुक जाती है, लेकिन एक बच्चा जो प्यार के लिए इतना तरस रहा है, वो आगे, वो चोरी का एक माध्यम दिखाए, वो आगे उसका शोषण भी हो सकता है। तो इस बहुत महत्वपूर्ण कहानी मुझे इसलिए लगी। और जैसा कि मैंने कहा, रॉन्ग नंबर कहानी मुझे बहुत पसंद आई, जहाँ एक सशक्त वृद्धा है, उसकी सारी मार्मिकता के बावजूद वो अपने को स्थापित करने के, अपने समय को काटने का एक तरीका ढूंढ लेती है। वो बच्चों पे दोष नहीं लगाती कि तुम बिजी हो, तुम बिजी हो। दूसरी चीज इसमें मुझे अच्छी लगी, सास बहू का एक सुंदर खुशनुमा रिश्ता। दादी की समस्या को पोता नहीं समझ पा रहा है, माँ की समस्या को बेटा नहीं समझ पा रहा है, लेकिन बहू समझ रही है। ये बदलते हुए समय की एक दस्तक है, जहाँ सास बहू का एक सुंदर रिश्ता हमें दिखाई देता है। तो अब आगे की बात करने के लिए मैं युवा आलोचक सुनीता जी को बुलाऊंगी। और डॉक्टर सुनीता जी ने पहले ही मुझसे कह दिया मेरा परिचय ज्यादा मत देना, तो मैं ज्यादा परिचय नहीं दूंगी, बस यही कहूंगी कि आप सुनिए और उसके बाद मैं परिचय दूंगी, क्योंकि पहले दे दिया तो समस्या, वो कहेंगी कि आलोचक हैं, तो
मेरी परिचय देने की आलोचना ना हो जाए, इसलिए जो है मैं उनको सीधे सीधे बुला रही हूँ। आप आइए, और थोड़ा सा तो जरूर ही दूंगी उनके संग्रहों पे, उनकी जो पुस्तकें आई हैं उस पे जरूर मैं बात करना चाहूंगी। सियोल से सरयू एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें वो 2 संस्कृतियों को जोड़ती हैं, जो कि कहानी संग्रह है। उसकी कहानियां लीप शैली की कहानी है। और शंख पर असंख्य क्रंदन, ये जो है कविता संग्रह है। ये कविता संग्रह भी कविता का मयार बदलता है, और एक अलग तरह की कविताएं इसमें देखने को मिलती हैं। तो और बहुत सारे सम्मान मिले हुए हैं आपको, और आइए आप और अपनी बात को आगे रखिए। बहुत शुक्रिया वंदना जी, आपने हमारी बात पढ़ ली, ये मेरे लिए सुखद है। ऑनलाइन जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार। मैं अपनी बात कहानी संग्रह पर शुरू करूं उससे पहले मैं 3 लोगों की बातें यहाँ कोट करके बात को आगे बढ़ाऊंगी। पहली बात, संबंधों की परिधि में घूमना स्त्री लेखन की सीमा नहीं है, यह रोहिणी अग्रवाल जी कहती हैं, और वंदना जी अपने लेखन के शुरुआती दिनों से ही इस तरह की परिधि का अतिक्रमण करती और हमेशा एक नया विषय उठाती है। हाँ, यह बात और है कि उनका समूह लंबा न होने की वजह से वह विषय हाईजैक हो जाता है, लेकिन लब्बो लुआब तो वंदना जी का ही रहता है। एक बात। दूसरा, अगर हम वर्तमान स्त्री लेखन के कैनवास को देखें तो वो बहुत बृहद है, इतना बृहद है कि उस बृहद समुद्र में उछलती लहरों के बीच में कौन सी लहर किनारे लगेगी और उस लहर के साथ मोती लगेंगे या कंकड़ हाथ लगेंगे, यह पाठक तय कर सकता है, या नीर छीर विवेक का विवेचना करने वाले तुमुल नाद से बाहर निकलकर आलोचक कर सकते हैं। अपने अपने खो खेमे में तुमुल नाद करना बहुत आसान है। 2 बिंदु। तीसरा, जब इनकी कहानी संग्रह के शीर्षक की बात आती है, तब मैं 31 मार्च 1949 में विंस्टन चर्चिल के कहे हुए कोटेशन को उठाती हूँ, जब वो कहते हैं, मैं सिर्फ उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो प्रकट धर्म के आशीर्वाद और सांत्वना का आनंद लेते हैं, बल्कि उन लोगों से भी बात कर रहा हूँ जो अकेले ही मानव नियति के रहस्यों का सामना करते हैं। जब हमारे पूर्व 2 वक्ता बात अपनी रख रहे थे, तब यही बात बार बार आ रही थी कि वंदना जी ने नए विषय उठाए और अपने विषय में उन्होंने संदेश दिया। जब विंस्टन चर्चिल 1949 में यह बात कहते हैं, तो कहीं न कहीं वह कथा लेखकों के लिए एक संदेश ही देते हैं कि आप जो कह रहे हैं वर्तमान का चेहरा तो हो सकता है, लेकिन वह भविष्य का बड़ी रोशनी है, और उस रोशनी में हर कोई आलोकित होगा, न वो उच्च होगा, न मध्यम होगा, न अमीर होगा, न गरीब होगा, न वो किसी धर्म से होगा, न वो किसी जाति से होगा, न वो किसी संप्रदाय से संबद्ध होगा, बल्कि वह सिर्फ और सिर्फ मानव होगा। यह मानव नियति पहचानने की कुवत कितने लोगों में है, यह एक प्रश्न उठता है। तीसरी बात जो मैं इस कहानी के परिप्रेक्ष्य में उठाना चाहती हूँ, वो है दक्षिण अफ्रीकी चिंतक मानववादी और डेजमंड टूटू का। वो कहते हैं, नाइंसाफी के वक्त आप निष्पक्ष और संतुलनवादी बनना चुनते हैं तो आप दमनकर्ता की तरफ हैं। दूसरा, किसी हाथी का पैर चूहे के ऊपर आ जाए और आप कहते हैं कि आप निष्पक्ष हैं, तो माफ कीजिए, चूहा आपकी निष्पक्षता पे प्रश्न उठाएगा। यह 3 प्रश्न मैंने इस संदर्भ में उठाया कि अक्सर स्त्रियों के जीते जी उनके लेखन को 3 तरह से आंका जाता है। सामान्यीकरण की लाठी से आंका जाता है, दूसरा औसत रचना कह के खारिज किया जाता है, और तीसरा रिपोर्ताज के कैटेगरी में डालकर उसे पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया जाता है। ये 3 आलोचकों के द्वारा अक्सर देखने को मिलता है। जब निर्देश जी बात कर रहे थे तो उन्होंने उस एक बिंदु पर प्रश्न भी उठाया कि हाल ही में ये प्रसंग उठा था। मैं उस तरह के सोशल मीडिया के सोशलिज्म के हायरार्की में उठने वाले प्रश्नों पर नहीं जाती हूँ,
बल्कि एक लेखक ने अपने समाज में जो यूटोपिया है उसे कैसे तोड़ा है। जब सोने के पेन की बात हो रही थी तो मैं दो कहानियों के एक प्रति संसार के रूप में देखती हूँ। जहां एक तरफ सोने के पेन की सुहानी है तो दूसरी तरफ किस्ते चुका रहा हूं की रीमा है। तब मुझे प्रेमचंद्र की बड़े घर की बेटी याद आती। बड़े घर की बेटी पे अक्सर सवाल उठता रहा, रीमा उसी बड़े घर की बेटी है जो गुस्से में है। गुस्सा उसका सामान्य नहीं है। जब वो कहती है कि मेरे माँ बाप ने ये दहेज कैसे जुटाया है, इसकी कल्पना करो, तो उसकी खीज वाजिब लगती है। लेकिन उसकी खीज उस वक्त कमजोर हो जाती है जब बेटियां बार बार पिता से प्रश्न उठाते हैं और माँ के प्रति वो निष्ठुर होती हैं। यह हमारे समाज का वह चेहरा है जो दो वर्गों में आता है, और यह दहेज प्रथा से ज्यादा मानवीय समाज में रिश्तों के बीच में जो एक खाई है, उत्तम मध्यम, बड़े घर से छोटे घर से, वो यहाँ पर परिलक्षित होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि धन का वैभव प्रकट होता है। एक के धन का वैभव इतना ज्यादा है कि उसके अंदर मानवीय, खास करके अपने ही जने हुए बच्चों के प्रति भी संवेदनशील नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ एक पिता वह किस्त चुका रहा है जो उसके अपराध में नहीं। अपराध में इसलिए नहीं है कि बहुत बार ऐसा होता है बड़े घरों में कि बच्चे को लड़की देखने का भी अधिकार नहीं होता। हमने शादी तय कर दी है, ये घर है, ये लड़की है, बस तुम्हें मंडप में बैठना। और एक जमाना था कि अगर लड़की बहुत अच्छा मिर्च भून करके खिला देती थी, इसका मतलब वह गुणवंत। वह दौर अब नहीं है, वह दौर बदला है, लेकिन कहीं न कहीं हालात वैसे ही हैं। बहुत सारे सामान्य जीवन के हमारे घरों में ये चीज़ मिलता है, जिसे वंदना जी अपनी कहानी में बहुत ही बारीकी से उठाती हैं। जब मैं इस रुद्राक्ष नीला और समंदर काला के परिप्रेक्ष्य में जाती हूँ, तो मुझे एक कहानी और याद आती है, जिसे चंद्र किरण सोंडेक्सा जी ने लिखा था और उसका शीर्षक था भेड़िए। जब यहाँ पर दिल्ली के दंगों को उठाती हैं वंदना दी, कहीं भी शहर को स्पेशलाइज नहीं करती हैं कि ये यही शहर है। दरअसल दंगा शहर में, कस्बे में, गली में, मोहल्ले में, कई बार हमारे घरों में अनचाहे तरीके से हो जाता है। मुंबई में सेलिब्रिटी सोसाइटी में घटी घटना उसी का एक रूप है, जिसे तमाम तरह से रहस्यवादी तरीके से हमारे सामने रखा गया। इसमें मीडिया का वह चेहरा सामने आता है जिसे हम घिनौना कह सकते हैं, कि हम अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या सोसाइटी में रेपोज़म बनाए रखने के लिए खबरों को चटखारे तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उसका हम कभी भी विश्लेषण नहीं करते कि आम जीवन में रोज दो रोटी के जद्दोजहद से जूझने वाले मनुष्यों के जीवन पर उसका क्या असर हो रहा है, या वो किस तरह से उससे प्रभावित हो रहे हैं। इसका कहीं भी कभी भी कोई मीडिया कर्मी ध्यान नहीं रखता, और वर्तमान का मीडिया जो है भोंपू समाज बन चुका है, जिससे लोगों ने दूरी बरतनी शुरू कर दी है। यह कहानी अप्रत्यक्ष तरीके से और प्रत्यक्ष तरीके से, दोनों तरीके से दो बिंदु को लेकर चलती है। एक सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक कट्टरता, और दूसरा मीडिया का चेहरा। और उस दोनों में मौसमी के माध्यम से इस बात को रखने में वो सफल होती हैं। जब वो एक लाइन लिखती हैं, मैं इसको उनके पेज नंबर 178 पे दर्ज है, हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर ही नहीं मिले, बस हम तो आंसू गैस छोड़ सकते हैं, वो कर रहे हैं। एक बार ऑर्डर मिल जाए सूट रेट साइट के लिए, फिर देखिए कत्ल नहीं होगा। जब यह बात वो कहती हैं कि हमें एक बार ऑर्डर मिल जाए, तब मुझे फिर सोने के पेन के वो माता पिता याद आते हैं जो सीक्रेट सर्विस में हैं, जिसका कहानी में खुलकर जिक्र तो नहीं है, लेकिन सिंपल थिंक है कि ऐसा जॉब ही हो सकता है सीक्रेट सर्विस, जिसमें आपको अपने जीवन के अलावा सबकी रक्षा करनी है, आपके आसपास। और पूर्व वक्ताओं ने एक प्रश्न उठाया कि अगर आप बच्चे को देखभाल नहीं कर सकते तो पैदा क्यों करें, ना करें। लेकिन
मुझे लगता है कि बच्चे पैदा करना न करना एक अलग पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि हमने राष्ट्र सेवा चुना है, तो उसमें बच्चे को थोड़ी बहुत कष्ट देना बनता है। बनता इसलिए नहीं है कि ज़रूरी है, बल्कि अपरिहार्य परिस्थितियों में न चाहते हुए भी वह कष्ट हम देते हैं, जो कि इसमें मार्मिकता से उभर करके इस कहानी में आता है। एक इनकी कहानी सुहानी जिस पर बार-बार बात हो रही थी, यह कहानी सीधे तौर पर अगर एक शब्द में कहें, तो चाइल्ड अब्यूज़ की है, सिंपल। लेकिन क्या यह कहानी इतनी ही सिंपल है? यह सिर्फ चाइल्ड अब्यूज़ की नहीं है। आप सब याद करें कि जब कोरोना का समय था, सभी बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे। इस ऑनलाइन के दौरान आपने नोटिस किया होगा कि अगर छोटा बच्चा कोई छोटी-सी चीज़ भी टच करता है, तो 1000 तरह के पॉपअप आते हैं। यह कहानी सिर्फ सुहानी की नहीं है या सुहानी के उस माँ से के चिंता की नहीं है, बल्कि ये हमारे समुच्चे समाज की चिंता का विषय बन चुका है। आज 3 से 4 साल का बच्चा कहता है कि मेरा मोबाइल पर्सनल है। मेरे इसके कोड हैं, ये सीक्रेट है, हम इसे ओपन नहीं कर सकते। आप सोचिए कि जो बच्चा अपने हिस्से का कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन वह कह रहा है कि यह मेरा सीक्रेट है, तो आप इस बात को थोड़ा-सा और आगे जाकर सोचिए कि वह 3 साल के बाद उसकी लाइफ के सीक्रेट से आप कितना हो पाएँगे अवगत हो पाएँगे। यह जो सूचनाओं का एक विस्फोट आया है, उस विस्फोट में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा क्षरण हुआ है, वह हुआ है मानवीयता, संवेदना, दूरदर्शिता और वक़्त की कमी। हम सभी एक बिस्तर पे होते हैं, लेकिन एक घर में होते हैं तो दूसरे कमरे से हम फ़ोन करते हैं, उठ के नहीं जाते। क्या पता अगले को क्या ज़रूरत है? हो सकता है फ़ोन करते-करते फ़ोन ना उठ पाए। हम इसकी चिंता नहीं करते। यह कहानी सिर्फ सुहानी की नहीं है, बल्कि सुहानी जैसी तमाम उन बच्चों की कहानियाँ हैं, जो आज ड्रग्स एडिक्ट्स हो रहे हैं और इस तरह के अनचाहे पोर्न इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं। और इंस्टाग्राम पर जब हाउस बने थे, चाइल्ड अब्यूज़र्स हाउस बने थे, कुछ बच्चों ने उस समय सुसाइड भी किया था। पहले जब रेप के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा थे सब लोग, तो मेरे दिमाग में 2 बातें आ रही थी कि क्या रेप सिर्फ अब शारीरिक रह गया है? मेरे ख्याल से नहीं, वो मानसिक भी हो गया है। तब मुझे स्पेनिश राइटर लुइस की एक किताब याद आती है, जब वो लिखती हैं द रेड वर्जन। उसमें वो 3 बात का बड़ा सलीके से उल्लेख करती हैं। कहती हैं, योनि में फ्रायड, छाती में नित से, मस्तिष्क में मार्क्स। एक माँ अपने बच्चे को कितना सांकेतिक तरीके से ट्रेंड करती है कि आपका ये जो शरीर है, उस शरीर का हर भाग अलग-अलग है, जिसके समझ संदर्भ में चेतनशील होना हमारी जिम्मेदारी है। और वह चेतना कहाँ से आएगी? हमारे परिवेश से, हमारे घर से, हमारे माँ के द्वारा। पहली गुरु शायद माँ इसीलिए रही कि वह बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है। एक समय था कि प्रश्न उठता था, गुड टच, बैड टच। अब हम गुड टच, बैड टच की जगह बच्चे को यह सिखाने लगे हैं ऑनलाइन के दौरान, सही लिंक, गलत लिंक। आप सोचिए कि हम कितना आगे बढ़े हैं। बन्ना जी की एक खासियत हमेशा से रही है कि यह अपना विषय हमेशा 10 साल से पहले उठाती हैं। जब इन्होंने अंधेरे का मध्य बिंदु उपन्यास लिखा था, तब भारत में लिव इन को लेकर के कोई कीच नहीं थी, ना कोई सुगबुगाहट थी, ना कोई जानकारी थी। हाँ, वो उपन्यास कहाँ खो गया, यह बन्ना जी से मेरा भी प्रश्न रहेगा, शायद पाठकों को भी पूछना चाहिए कि उसके बाद लिखने वाले लोगों ने यह साबित करने की पूरी कोशिश की कि यह विषय मैंने उठाया। इंसिस्ट की कहानी इंसिस्ट के विषय को भी बन्ना जी ने पहली बार ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाने का माध्यम बनाया। रुद्राक्ष नीला समंदर काला को भी मैं उसी का प्रति संसार इसलिए मान रही हूँ कि जब मैं चंद्र किरण सोंडेक्सा की एक कहानी का जिक्र करती हूँ,
तब मैं उनकी 2 और कहानी को याद करती हूँ। एक है बेज़ुबान, दूसरी है आधुनिकम शाकुंतलम। वह आधुनिकम शाकुंतलम वह नहीं है कि घर छोड़ दिया या समाज के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया, नहीं, बल्कि वह परिस्थितियों के साथ रहते हुए भी वह एक संकल्प लेती है कि तुमने जो मेरे साथ किया, मैं तुम्हारे साथ करने की क्षमता भले न रखूं, लेकिन मैं तुम्हारे घर के सामने रहते हुए यह सिद्ध कर सकती हूँ कि मैं कमजोर नहीं हूँ। आधुनिकम शाकुंतलम जब लिखा था उन्होंने 1934-35 में, आप कल्पना करिए कि चंद्र किरण सनरोसा को किस तरह से औसत राइटर कह करके साइड किया गया। यह हमारे समाज के आलोचना की सबसे बड़ी विद्रूप स्थिति है कि हम बिना पढ़े किसी भी व्यक्ति को एक खास श्रेणी में डाल देते हैं। जब रिपोर्टाज शब्द की बात आई कि शून्य से एक सफर, हाँ, यह रिपोर्टाज ही है। रिपोर्टाज शैली की कहानी मैं इसे कहूंगी, और इस शैली की कहानी मैंने ममता कालिया और मैत्रेयी पुष्पा की भी पढ़ी है, बहुत रोचक तरीके से। एक चीज से मैं इत्तेफाक रखती हूँ अपने पूर्व वक्ताओं से, खास करके राजेश्वर वशिष्ठ जी से, कि बहुत सारी कहानियों में वंदना जी ने शब्दों का बहुत अपव्यय किया है। इसलिए कि जब कहानी अपने प्रवाह में बह रहा हो तो वहां पे दर्शन पक्ष आने से उसकी प्रवाहिता प्रभावित होती है, लेकिन यह प्रवाहिता पाठक के दृष्टि में बाधित हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि बतौर रचनाकार को लगता है कि यह मेरी दृष्टि है, इसे भी आना चाहिए। तो शायद यह भी एक वजह होती है। किसी भी रचना को पढ़ने के 2 परिप्रेक्ष्य मैं मानती हूँ। इस कहानी संग्रह के दृष्टि से मैं बात कर रही हूँ। पहला, कि कहानी को बतौर पाठक पढ़ें। एक दूसरा, कि लेखक की अपनी जो क्षमता है, जो उसका रेंज है, उसके रेंज में पढ़ें। वंदना जी का जो रेंज है, उस रेंज में मैंने इसका पाठ किया, तो जो इनका अपना रेंज था उन्होंने बहुत खूबसूरती से उसको निभाया। इसमें एक 2 चीज है जो मैं इसकी कोट करना चाहती हूँ, फिर मुझे लगता है अपनी बात में थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं। ये क्रमशः 82 के दंगे लिखती है, 84, 92, 96, 2000 और 2020। यह दंगों का काल था। वंदना जी के पास पूरी गुंजाइश थी कि उस दंगों में प्रवेश करती, लेकिन उन्होंने वहां जाना नहीं चुना। तब मुझे कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया की याद आई। उससे भी पहले बहुत छोटी सी कहानी उनकी यामा की याद आई, जो 1944 में उन्होंने लिखी। आप सोचिए कि सांप्रदायिक हिंसा पर या धार्मिक कट्टरता पर उत्पन्न होने वाली स्थितियों पर स्त्रियां शुरू से लिख रही हैं। हाँ, यह बात और है कि हमारे समाज में प्रश्न पहले खड़े किए जाते हैं, और वह भी बिना पढ़े। जब हम पढ़कर प्रश्न खड़े करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन जब हम बिना पढ़े प्रश्न खड़ा करते हैं तो व्यक्ति के बढ़ते हुए कदम में कहीं ना कहीं हम कांटे बोते हैं फूल की जगह। एक जगह यह लिखती हैं, वो मुझे लाइन बहुत खूबसूरत लगी। विवत्सता का नंगा नाच देख लगता है जैसे रुद्राक्ष नीला हो गया और समंदर काला। यह शब्द कितना सांकेतिक है। शीर्षक ही अपने आप में सांकेतिक है। रुद्राक्ष कभी नीला नहीं हो सकता। हाँ, आधुनिक समय में मशीन किसी चीज को किसी भी रंग में ढाल दे, असंभव वाली बात नहीं है। लेकिन हम वैज्ञानिक दृष्टि से अलग अगर सिर्फ प्राकृतिक अन्वेषण की बात करें तो प्रकृति ने जिन चीजों का जिस तरह का रंग है उसी तरह से हमारे सामने रखा है। यह परिवर्तन किस दिशा में है, क्यों है? आज की कहानियों में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है? क्या हम अपने समाज के वो छटपटाहटों को उसी तरीके से दर्ज कर रहे हैं जिस तरीके से वह छटपटाहटें लोगों के अंदर मौजूद हैं? शायद नहीं। लेकिन अगर दर्ज भी हो रहे हैं तो क्या हम पाठ प्रक्रिया में उन छटपटाहटों को उसी रूप में पढ़ पा रहे हैं? यह दोनों बातें इस रचना पर भी लागू होती है। एक जगह
बहुत खूबसूरत अंश से मैं इसको पढ़ करके मैं इसके साथ कुछ तत्वों को जोड़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि किसी कथा पर अगर कथा संग्रह पर बात हो रही है तो उसके उस क्रीम लेयर पर ज़रूर रोशनी डाली जानी चाहिए। एक अंश है जहाँ पर क्रोध है, लेकिन क्रोध के कोई शब्द नहीं है, भाव हैं, वो ये है, चारों तरफ धुआं, आग और जले फूके घर, वाहन और दुकानें। ये सिर्फ जले नहीं, इनकी कालिख सिर्फ कालिख नहीं, यह इस शहर के चेहरे पर बदनुमा दाग है। कल तक इनमें दोनों ही मजहबों बासिंदे काम करते होंगे, कैसे एक साथ बैठकर एक दूसरे की सब्जियां खाया करते होंगे, लेकिन आज तबाही के इस मंजर के मध्य निकले हैं कुछ जियाले, तुम्हारे जैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दिखाने सत्ता को आंखों देखा हाल, कैसे विभत्सता का नंगा नाच हुआ है। तभी दूसरी तरफ से दौड़ता हुआ एक पत्रकार आ रहा था, जिसे देख बाकी के पत्रकार रुक गए। उसने जो बताया सुनकर और उसकी दिशा में देखकर सब सहम गए। क्यों? पकड़ो पकड़ो जाने न पाए। मैं पत्रकार हूं, मुझे छोड़ दो, मैं तो सच्चाई दिखा रहा हूं। किसने कहा तुझे सच्चाई दिखाने को? दिखा कहां सच्चाई है? इस कैमरे में? रील निकालो और जला दो, तोड़ दो कैमरा, आप जो चाहे करो, लेकिन मुझे छोड़ दो। क्यों? तुझे क्यों छोड़ दें? पहले बता, तू किस मजहब का है? इंसानियत के मजहब का हूं, तो दिखा अपनी इंसानियत और उतार पैंट। नहीं, ऐसा मत करो, मार साले को। कहते ही एक ने नाक पर घूसा जड़ दिया, दो ने हाथों और पैरों पर डंडे मारे। मैं खूनम खून हो रहा था और उनसे जान की भीख मांग रहा था। मत मारो, बचाओ, कोई, उफ, कोई तो बचाओ। अब उतारो साले की पैंट। अरे भाई, ये तो अपने मजहब का है। यह लाइन एक मजहब को पहचानने के लिए व्यक्ति को नंगा करने का है, और यहाँ व्यक्ति नहीं नंगा हो रहा है, बल्कि समूची मानवीयता नंगी होती है। जब हम शिक्षा, आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण की बात करते हैं, तो बाजारवादी, उपभोक्तावादी के कॉन्ट्रडिक्शन पर आकर अटकते हैं। जब हम इस उपभोक्तावादी समाज में ऐसे परिदृश्य को आज देख रहे हैं, दिल्ली में दंगा हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, हम भेड़िए 1934-35 की बात कर रहे हैं और 2020 हम वहीं खड़े। तब हमारे पास शिक्षा के उतने संसाधन नहीं थे। कहा जाता था कि कहा गया हमेशा कि शिक्षा आने से आर्थिक मजबूती आएगी, और आर्थिक मजबूती आएगी तो असमानता खत्म हो जाएगी। सच्चाई तो ये है, असमानता की खाई बहुत गहरी हो गई है, और उस खाई में हम उच्च मध्यम तक नहीं रह गए हैं, बल्कि हाई प्रोफाइल और रेपुटेशन पर आ गए हैं। और हमारा स्टेटस सिंबल क्या बन रहा है? हमारे ड्रेस, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं बन रहा है। यहाँ वह जर्नलिस्ट सिर्फ इस बात से पहचाना जाएगा कि उसने अगर पैंट उतार दिया तो वह हिंदू है या मुस्लिम, पहचाना जाएगा। क्या चेहरे देखकर, स्वभाव देखकर रंगत की बात नई है? मुझे नहीं लगता नई है। और जो व्यक्ति दंगा में शामिल है, उसको, उसकी आंखें कब खुलती हैं? जब उसकी खुद की सगी बहन रुखसाना को लोग कैद करते हैं। मैं फिर भेड़िए को याद करती हूँ, जब चंद्रकिरण सोंडेक्सा लिखती हैं कि कश्मीर के उस खूबसूरत वादी में आताताई आने शुरू हुए थे और वह लड़का सबको बचाने गया था, लेकिन उसे अंदाजा हुआ कि दरअसल वो नहीं बचा सकता, सारे लोग मिलकर उसकी मंगेतर को ही लेने आए। और वह इस कदर मजबूर होता है, सूचना उसी ने दी है, जानकारी उसी ने दी है, उसी के कहने पर लोग आ रहे हैं, लेकिन उसे खुद अपने हाथों से अपनी मंगेतर को मारना पड़ा। क्यों? क्योंकि भेड़िए आ रहे थे। उन भेड़ियों के हाथों में जाने से तो अच्छा था उसकी अस्मत बचा लेना। रुखसाना के भाई
के हाथ में जो पेट्रोल था उससे पूरा शहर जल सकता था। लेकिन उसने रुखसाना को देखने के बाद वह पेट्रोल तो नहीं डाला, लेकिन उसे इतनी समझ आ गई कि यह जो कौम लड़ाने वाले हैं, उसे लड़ाने के लिए पैसे दिए गए। क्या पैसे कौड़ियों के दाम से ईमान बेच देने से देश बचता है या सांप्रदायिक हिंसा रुकते हैं? यह प्रश्न जटिल है जो उठाए जाने चाहिए, नहीं उठाए जाते। जब स्त्रियों के लेखन पर बात होती है तो सबसे जरूरी जो पक्ष भुला दिया जाता है वो ये भुला दिया जाता है कि क्या उसके लेखन का सम्यक विश्लेषण उसकी चेतना से परे जाकर सामाजिक चेतना के साथ सम्यक तरीके से किया जा रहा है? शायद नहीं। जब किस्ते चुका रहा हूं कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको एक झलक हल्की सी याद आएगी प्रज्ञा जी की कहानी लो बजट की, लेकिन वह आधुनिक समय की कहानी है जहां व्यक्ति एक बढ़िया घर प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किस्ते चुका रहा हूं एक व्यक्ति आत्मग्लानि से मर रहा है, और वह आत्मग्लानि उसकी नहीं है बल्कि उसके माँ बाप, जिन्हें उसने अपने शिक्षा के रास्ते से यह सोचकर उबारा कि हमारा अगर स्टेटस बदल जाएगा, हमारे शिक्षा के रास्ते हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो हमारे परिवार का रहनवास भी बदल जाएगा। लेकिन क्या रहनवास बदल जाने से व्यक्ति के मानसिक संरचना या उसके मानसिकता में उपस्थित निहित कटुता भी समाप्त हो जाएगी? यह बड़ा प्रश्न उठाती हैं। कहानी में प्रश्न नहीं है, पाठ में प्रश्न उभरते हैं, और इसी तरह से उभर करके वह पाठ सामने आते हैं। जब वो रीमा के प्रश्न पर बार बार बात करते हैं तो सास बहू की जो इसमें संवाद है, जिस तरह से रीमा अपने सास को जवाब देती है, किसी को वो बदतमीजी या तहजीब लग सकती है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वह बेतहजीब नहीं है, बल्कि खरीद फरोख्त से उत्पन्न होने वाले हालात का एक आईना भी है कहानी। कि आप जब दहेज लेते हैं तो आप सोचिए कि दहेज लेने के बाद उस स्त्री से अपेक्षा क्या रखते हैं। लेकिन इसे भी छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उदारता बस अगर किसी के साथ शादी कर ली जाए, ऐसी कहानियां प्रेमचंद जी ने बहुत लिखी है। उदारता में की गई शादियों में बहुत बार स्त्रियां बहुत भारी पड़ जाती हैं और पुरुष निरीह हो जाते हैं। मैं इस तरह के विमर्श को बहुत खांचों में बांटकर देखना पसंद नहीं करती कि यह स्त्री विमर्श है, यह पुरुष विमर्श है। दरअसल सभी विमर्शों से ऊपर मानवीय विमर्श है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम मनुष्यता के पक्ष में खड़े होने की बात करने की हिम्मत रखते हैं? शायद नहीं रखते हैं। हमारे बहुत सारी छोटी छोटी अपेक्षाएं होती हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावात्मक। यह 3 बिंदु इस कहानी के संग्रह के मुख्य प्राण हैं। शारीरिक इसलिए कि हर कहानी में एक शरीर है और उस शरीर को देखने का एक एंगल है। दूसरा मानसिक, चाहे आप सोने के पेन से लेकर किस्ते चुका रहा हूं तक देखिए कि सभी कहानियों की मानसिकता एक के बाद एक स्विंग करती है, बदलती है। मेहुल जैसे व्यक्ति हर घर में है। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि ना अस्वीकार करने को तैयार हूं कि हमारे घरों में ऐसे लोग नहीं होते। दरअसल हम सबके घरों में होते हैं, और हैं, ऐसा नहीं है। आप प्रतिरोध करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चियां बताते ही नहीं कि उनके साथ हुआ क्या, और कई बार वो भूल कर आगे बढ़ जाती हैं और उन्हें वह चीज तब याद आती है जब वो बड़ी होती हैं। फ्रायड ने शायद इन्हीं परिस्थितियों के लिए लिखा था, जब वो चाइल्ड साइकोलॉजी लिखते हैं तब उसमें वो लिखते हैं कि बच्चे को बच्चा समझकर उसके सामने की जाने वाली हरकतें बाद में उसे याद आती हैं
तब उसे समझ आता है कि हम तब छोटे थे। तो बच्चे को सिर्फ बच्चा मत समझिए, वो एक ह्यूमन है। अभी उसकी समझ इतनी विकसित नहीं है कि वो उस तरह से सोचे, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो जरूर सोचेगा। मेहुल के संदर्भ में एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या मेहुल को कोई सजा मिली? मुझे लगता है मेहुल जैसे किसी भी किरदार को सजा नहीं मिलती। अगर मिल रही होती तो बलात्कार की होने वाली इतनी घटनाओं में टिट फॉर टैट तुरंत की तुरंत सजा मिलते। लेकिन हमारी कानूनी प्रक्रियाएं एक अलग नजरिए से चलती हैं, उसमें फैक्ट कनेक्ट होता है। मेहुल जिस अब्यूज के शिकार है, वह सिर्फ मानसिक तौर पे खेले जाने का है, उसका शारीरिक शोषण नहीं है, मानसिक शोषण हो रहा है। इसलिए मैंने मानसिक शब्द लिया यहाँ से। भावात्मक सभी कहानियों में संवेदना का बहुत सारा संवेग जुड़ा हुआ है और बहुत उथल पुथल है सभी कहानियों में। जो लोग नए पाठक होंगे उनके लिए वंदना जी के कुछ शब्द दुखी कर सकते हैं, बहुत ईमानदारी से कहूं, कई जगह पर वो कंकड़ की तरह उन्हें अटक सकते हैं। यह लेखक के लिखने का अपना सौंदर्य शास्त्र हो सकता है, जिससे पाठक सामंजस्य नहीं बना सकता और संभवतः संभव नहीं है। जब हम करवटों ने बदल दी जिंदगी या इनके कहानियों के शीर्षक पर आकर के अटकते हैं, तो सभी शीर्षक पोएटिक हैं। सोने का पेन को छोड़ दिया जाए तो अधिकांशतः कहानियों के शीर्षक पोएटिक हैं। वंदना दी चाहे तो इन पर कविताएं भी बहुत खूबसूरती से लिख सकती, वो इतने पोएटिक हैं, उसमें रस छंद लय एक साथ तरंगित होते हैं। कहीं कहीं पर इनके संग्रह में जो पाठकीय बाधा उत्पन्न होती है, शायद यह प्रयोगात्मक शैली के वजह से मुझे लगा। कई बार कहानियों में जब प्रयोग किए जाते हैं तो या तो शिल्प शब्दते हैं या शैली बाधित होती है, तो उसमें शाब्दिक चीजें हमें बहुत परेशान करती हैं। इसीलिए मैं राजेश्वर वशिष्ठ जी के साथ इत्तेफाक रख रही हूँ कि शब्द का अपव्यय वंदना दी थोड़ा सा कम कर दें। कहानी एकदम सहज में बह रही है तो उसको बह जाने दें, और पाठक बहते हुए आपको बहुत दूर तक ले जाता है। सभी कहानियों को मैं बार बार इसलिए नहीं ले रही हूं कि बाकी सभी कहानियों में अपना एक मार्मिक पक्ष, एक संवेगात्मक दृष्टि है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जिस विषय को लेना था वो यही था कि रुद्राक्ष नीला और समंदर काला, जब इस तरह के विषय आते हैं तो उसमें व्यतिक्रम का बहुत आरोप लगता है कि दोनों में व्यतिक्रम है, लेकिन यह व्यतिक्रम क्यों है? क्या हम इस पर विचार करते हैं? संभवतः नहीं भी करते हैं। 8:30 बज गया है। एक बात और कह करके मैं यही अपनी बात को समाप्त करती हूँ और वंदना जी के ही एक छोटे से उस पक्ष को लेती हूँ, बिंदु को लेती हूँ जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर पसंद आया था। जब यह कहती हैं जिन कंधों पर पूरे शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जब वही तमाशाई बन जाते हैं, तब लगता है कि विश्वास का डोर किसके हाथ में पकड़ा है। यह किसी का नाम नहीं ले रही, न सत्ता का, न पक्ष का, न विपक्ष का, न पहरेदारों का, न सेवा में लगे हुए लोगों का, न सीमा के बॉर्डर पे प्रहरियों का। बस एक संकेत में इस बात की तरफ इशारा कर देती हैं कि गेहूं की लहराती फसलें और धान में उगे हुए सरसों देख तो आप सकते हैं, लेकिन धान से सरसों उलीच नहीं सकते और गेहूं से धान की खुशबू नहीं आ सकती। आप अगर लेखक के रचना के उस पक्ष में नहीं घुस पाए तो या तो आपके पाठ प्रक्रिया का दोष है या आपके विश्लेषण दृष्टि में पोच है कि आप किसी को पहले से ही मान के चल रहे हैं कि उसकी रचना औसत है। यह सामान्यकरण मनुष्य का स्वभाव, इससे बचा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वंदना दी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
बहुत विस्तार से आपने बात रखी और सभी वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से बात रखी। मुझे लगता है किसी भी लेखक को समृद्ध करने के लिए प्रतिक्रियाएं बहुत जरूरी। मैं बार बार इस बात को लिखती हूँ, क्योंकि जब अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं आती हैं तब लेखक को अपनी आगे की यात्रा के लिए एक समग्र मूल्यांकन अपनी रचनाओं को करने को मिल जाता है। तो इससे लेखक भी लाभान्वित होता है, पाठक भी लाभान्वित होता है। तो इस तरह की चर्चाओं से बहुत फायदा तो होता ही, और आपने हर कहानी पे बात रखी है। तो मैंने सोचा था मैं कुछ बोलूंगी, लेकिन मैं तो सोच रही हूँ समय बहुत हो गया है, तो मैं सीधे वंदना जी से सवाल करने पे आती हूँ। तो सबसे पहला सवाल मेरा वंदना जी आपसे ये है कि रुद्राक्ष नीला है और समंदर काला, ये जो बिंबात्मक आपने प्रयोग किया है, बहुत सुंदर पोएटिक प्रयोग किया है, और सुनीता जी ने इसको खोला भी, हम लोगों ने भी अपने अपने तरीके से खोला। लेकिन लेखक से जानना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या सोच के ये नाम रखा है। सबसे पहले सभी को नमस्कार। वंदना जी, रुद्राक्ष नीला है और समंदर काला, यदि आप इन शब्दों पे ही गौर करेंगी तो आपको उनका अर्थ नजर आ जाएगा कि आज के दौर में धर्म के नाम पर जिस तरीके से अफीम बोई जा रही है, तो उससे आप समझ सकती हैं कि हमने उसको दिया है कि रुद्राक्ष नीला हो गया, मतलब धर्म का हमने अतिक्रमण कर दिया है धर्म के नाम पर। और समंदर काला मतलब सारे समाज में हमने उसका, समाज का जो मानसिक संतुलन है एक तरीके से, वो हमने बिगाड़ दिया। तो सारा समाज ही ऐसा हो गया आज के समय में कि आप उसमें देखेंगे कि इधर है या उधर है, एक तरफ नहीं। ऐसा नहीं है कि संतुलन बना के रखा। तो ये पूरे एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, सारे कुएं में ही भांग पड़ गई, वो हाल आज के टाइम पर समाज का हो रहा है, धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये अपने आप ही जब लिख रही थी, लिखते लिखते पंक्ति आ गई थी, तो वो लगा कि यही सबसे मुफीद रहेगा इसका नाम रखना। तो बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया और ये शीर्षक को खोला। हालांकि पाठ करते हुए हम लोग खोल रहे थे, लेकिन जब लेखक बताता है तो सारी भ्रांतियां दूर होती हैं। दूसरी बात ये है, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आज जब विषयों का इतना कमी होती जा रही लेखकों के पास कि एक विषय आता नहीं है, धड़ाधड़ उसी विषय की कहानियां होने लगती हैं, या फिर टीवी सीरीज से नए विषय ले लिए जाते हैं, या पिक्चरों से कोई नया विषय ढूंढ के लाया जाता है। आप इतना विषय वैविध्य कैसे ला पाती हैं? विषय मैं नहीं ला पाती, विषय स्वयं मेरे पास चल के आते हैं। मेरा अपना कोई रोल नहीं है इसमें। क्योंकि आप हमेशा नया विषय लाती हैं, और जैसे इसमें भी कई जी, ईमानदार उत्तर नहीं है वंदना दी, सहज में इस बात को कह रही हूँ। सच में मेरे साथ जिस दिन से मैं पहले दिन से लेखन कर रही हूँ, पहले दिन से ये मेरे साथ घटनाएं घटित हुई हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा। सुनीता जी ने कहा कि अंधेरे का मध्य बिंदु जो आपने तब लिख दिया जब उसके विषय में कोई बातचीत इतनी हमारे इंडिया में नहीं थी। ठीक है, इस विषय के विषय में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन विषय खुद चल के मेरे पास आया है और मुझसे लिखवाया गया। मैंने बल्कि उस किताब में ये लिखा कि मैं लिव इन की पक्षधर नहीं हूं, फिर भी मेरी कलम लिव इन पर ही चली है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे नहीं समझ आता। ये मेरे साथ विडंबना रही है कि विषय अपने आप चलकर आते हैं। मैं सोचती नहीं हूँ उनके विषय पे, कोई बातचीत भी नहीं करती किसी से भी, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो एकदम से आएगा, प्रकट होगा और कहेगा मुझ पे लिख, तो वो लिखा जाता है। कलम तब चलती है, नहीं तो मैं इस चीज की गवाह भी सुनीता जी भी रही हैं कि पिछले कितने महीनों से, मेरे पिछले साल पूरा साल निकला है कि मैंने एक कहानी भी नहीं लिखी। शुरुआत में एक कहानी लिखी थी, उसके बाद कोई कहानी नहीं लिखी, क्योंकि मेरे पास कोई विषय आया ही नहीं। आएगा तो लिखूंगी ना, नहीं आएगा मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बस बैठी बैठी टुकुर टुकुर देखती रह जाती हूँ कि भाई क्या हो रहा है,
नहीं आ रहा, मैं क्या कर सकती हूँ, कितना भी पढ़ लूँ, कितना भी टीवी भी देख लो, कहते हैं कि उससे कोई विषय मिल जाएगा, लेकिन मुझे तब भी कोई विषय नहीं मिलता। तो ये मैं इस चीज के लिए तो यही कहूंगी कि विषय अपने आप मुझे चुनते हैं। जैसे कि हम लोगों को कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, उसको देखते हुए हम लोग बच्चों को संस्कारित करते हैं। लेकिन जो पॉर्न इंडस्ट्री है, उसका ये सोशल मीडिया के माध्यम से या एड के माध्यम से जिस तरह से बच्चों पर शिकंजा कसा गया है और जिस तरह से बच्चे भ्रमित हो रहे हैं, बहुत छोटी उम्र से ही वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस विषय को आप कैसे लेकर के आएंगे? क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज के समय का। छोटे बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। ये किसी के साथ घटित घटना ही है, यथार्थ है। ये यथार्थ भी मेरे पास अपने आप ही चल के आया है। मैं इसके पास नहीं गई, मुझे नहीं पता था, लेकिन ये कहानी मुझ तक पहुंची, बड़े सूक्ष्म रूप में पहुंची थी, लेकिन कहानी ने अपना आकार लिया। जब लिखने बैठी तो अपने आप अपना आकार लेती चली गई। लेकिन ये एक समाज का कटु सत्य है कि बच्चों का मानसिक शोषण भी होता है। केवल शारीरिक शोषण नहीं, मानसिक शोषण बहुत दुखदाई होता है, जहाँ पे बच्चे अपनी बात कह भी नहीं सकते, जिन्हें पता नहीं कि कहा क्या जाए, बोला क्या जाए, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। वो घुटन, वो बेचैनी, वो पीड़ा, उसको शब्द देना सबसे ज्यादा मुश्किल कार्य होता है। और वो बच्चा नहीं कह पाता, उसको अंदर ही अंदर भोग रहा है। उसको समझना, उस जटिलता को उसकी बहुत मुश्किल कार्य है। और जैसे कि हाँ बताइए, आप बताइए। नहीं, बस यही है कि ये जो विषय है, ये तो यथार्थ ही है किसी के जीवन का। आया मेरे पास, मुझे लगा कि ये तो मतलब इसने मुझे बहुत विचलित किया। तो मेरा ये था, मैंने कहा मैं कभी लिख पाई तो जरूर लिखूंगी। तो इसमें भी काफी टाइम लगा, कई साल लग गए, 3-4 साल लग गए, तब जाके ये कहानी लिखी। जैसे आप एक कहानी में लाती हैं कि हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि किसी लड़की के साथ अगर किसी ने ऐसा अत्याचार किया है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, लेकिन जब आप उसको लेकर के आती हैं तो उसके साथ आप उसमें भी मार्मिकता ले आती हैं। उस अपराधी के अंदर भी जो आप मार्मिकता का पुट देती हैं, कहानी को एक नई डायरेक्शन देता है। तो इस तरह का आप कैसे प्रयोग करती हैं? ये कहानी लिखते वक्त मुझे नहीं पता होता कि मैं किस जोन में होती हूँ। कहानी अपने आप आकार लेती है, धीरे 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 धीरे, कि एक वन सिटिंग में तो लिखी ही नहीं जाती। पहली बात, कुछ एक कहानियां होंगी जो मैंने एक सिटिंग में लिख दी हो, लेकिन एक सिटिंग में तो लिखी ही नहीं गई। वो धीरे धीरे आकार लेती है कि मैं कहाँ लेके जाना चाहती हूँ, वो मायने कभी रखता ही नहीं। कहानी कहाँ जाना चाहती है, वो किस पात्र को लेके आना चाहती है, कौन सी बात अपनी कहना चाहती है, वो अपने हिसाब से चलती है। अच्छा, अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, ताकि रचना जो लोग प्रक्रिया तो मैंने सारी आगे बता भी दी। सुने, जो नए लेखक आगे भी मतलब देखें, सुने, जुड़े, तो वो जाने कि किस तरीके से आप पात्रों को चुनती हैं और किस रचना तरीके प्रक्रिया से। तो मैंने शुरू से आखिर तक सारी ही बता दी, जो आपके प्रश्नों में ही आ गई मेरी सारी संपूर्ण हाँ, रचना प्रक्रिया। ये तो बात सही। तो ठीक है, समय भी बहुत हो रहा है और हम लोग करीब 2 घंटे हो रहे हैं और सबको भूख भी लग रही होगी। लेकिन खुशी की बात ये है कि सारे लोग लगातार जुड़े रहे, लगातार सुनते रहे और लगातार कमेंट करके अपने मन का मंतव्य बताते रहे। ये बहुत सार्थक चर्चा इस तरह से हुई। तो इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं और हम फिर मिलेंगे किसी और किताब के साथ। पुस्तक मेला आ रहा है, किताबें पढ़िए और पढ़ करके प्रतिक्रियाएं दीजिए, ताकि लोग, जो लेखक है, उसको भी अब आगे की यात्रा का पता चलता है कि वो किस तरह से यात्रा करे आगे। बहुत धन्यवाद। मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगी, ये संग्रह वनिका पब्लिकेशन से आया है। अगर आप लोग कोई पढ़ना चाहें तो पुस्तक मेला आ रहा है, आप वहां पे वनिका पब्लिकेशन से ये किताब ले सकते हैं। आप सब ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, अपने विचारों से अवगत कराया, मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। बहुत आभार सभी का। फिर मिलते हैं। बिल्कुल। सभी को